हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। तुम तो कुकर ही लेके आ गए, केटली। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? गुड इवनिंग। क्या आवाज क्लियर जा रही है? बताओ। इज एवरीथिंग प्रॉपर? यस सर। ठीक है। देन वी विल स्टार्ट विथ आवर एथिक्स लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर हो गया ना? तुम लास्ट क्लास में नहीं थे, क्या कर रहे थे? ऑनलाइन कर लिया? अच्छा, करके समझ में आ गया तुमको? अच्छा ठीक है। तो देखो, वी आर नॉट ओवर बर्डनिंग आवर सेल्फ, है ना। हम लोग आज एथिक्स लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक बात। एथिक्स लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इन द लास्ट क्लास वी वेयर स्टडिंग अबाउट परसुएशन, है ना। सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन कैसे होता है, सोशल इन्फ्लुएंस कैसे होता है, क्या होता है। और हमने एप्टीट्यूड के बारे में बातचीत करी। एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड कॉम्पिटेंस से रिलेटेड है। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का क्या डिफरेंस होता है ना। तो एटीट्यूड जो है वो आप एक्वायर करते हो, धीरे धीरे लर्न करते हो, धीरे धीरे बनता है आपका एटीट्यूड, फॉर्म होता है। एप्टीट्यूड आपका फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझा कई बार। और सक्सेस के लिए क्या चाहिए? एप्टीट्यूड चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, दोनों चाहिए वैसे तो। बट सक्सेस की गारंटी थोड़ा एप्टीट्यूड तो होना चाहिए, वो आपको सक्सेस होने के चांसेस बताएगा। और एटीट्यूड एक्चुअल सक्सेस तक आपको ले करके जाएगा, है ना। एक्चुअल सक्सेस तक आपको एटीट्यूड लेके जाएगा। आप डिस्ट्रेस में हो, परेशानी में हो, प्रॉब्लम में हो, बट देन ऑल्सो यू आर वर्किंग हार्ड। तो ये आपका एटीट्यूड डिटरमाइन करता है कि जो होगा होगा, बट मुझे तो पढ़ना है। आई हैव टू जस्ट फोकस ऑन द एग्जामिनेशन। ये कौन डिटरमाइन करेगा? एटीट्यूड। दो लोग सिमिलर कैपेबिलिटी के, या छोड़ो ना, सबसे बेसिक स्टोरी लेते हैं ना हम लोग। सबसे बेसिक स्टोरी किसकी है? खरगोश की और कछुए की। रैबिट एंड, बोलो, टर्टल। तो उसमें भी क्या है, अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो किसके पास ज्यादा था? रैबिट के पास। किसी को बेट लगाना होता तो किस पे लगाता? रैबिट पे लगाता। बट उसका एटीट्यूड क्या था? अभी तो बहुत टाइम है, सो जाते हैं थोड़ा। काफी आगे निकल गए, है ना। विवेकानंद का कोट पता है ना? अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू हैव रीच्ड योर गोल। जब तक रुकना नहीं है, जब तक अपने गोल तक पहुंच नहीं जाओ। क्योंकि बीच में रुकने से कब ब्रेक लग जाएगा पता ही नहीं, वो रीस्टार्ट नहीं हो पाता है। मोमेंटम ब्रेक होना, क्या ब्रेक होना? मोमेंटम। ये बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर देता है लाइफ में, समझ रहे हो। मोमेंटम नहीं ब्रेक होने देना है। खासकर मेंस का प्रिपरेशन भी कर रहे हो, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम है आपके पास, है ना। और उस 2 मंथ में ऐसा नहीं है आपको ब्रेक्स नहीं लेना है, ब्रेक्स लो, बट इतना लंबा ब्रेक नहीं हो कि मोमेंटम ही ब्रेक हो जाए।
4 दिन का ब्रेक लेके देखो, मोमेंटम खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाफ डे का लेके देखो, ब्रेक नहीं होगा। तो छुट्टी कैसे लेना है, अपने आप को कैसे रिवॉर्ड करना है ना, वो उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। यही आपका एटीट्यूड है। एटीट्यूड एप्टीट्यूड हमने देख लिया, बहुत सारे और वर्ड हमें देखने हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, है ना, राइट, अगर हम सिलेबस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द सिलेबस, परसुएशन वगैरह हम लोगों ने देख लिया था। तो अब हम लोग देखने वाले हैं फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के या सिविल सर्वेंट के क्या फाउंडेशनल वैल्यूज होते हैं और क्या उनको फुलफिल करना चाहिए। व्हाट आर द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो पहले एक बात कर लो, जो गुड सिविल सर्वेंट होगा उसके क्या एट्रीब्यूट होंगे। अगर मान लो आप एक गुड सिविल सर्वेंट हो तो आपके क्या एट्रीब्यूट होंगे, बताओ क्या होना चाहिए। आपको एक लीडर होना चाहिए, है ना, आप में एक स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस होना चाहिए, आप में ड्यूटीफुलनेस होना चाहिए, आप में ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, आप में इनोवेटिव थिंकिंग होना चाहिए, है ना, आप में क्या होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, आप अकाउंटेबल होने चाहिए लोगों के लिए और जो भी हायर अथॉरिटीज हैं उनके लिए, आपका वे ऑफ वर्किंग ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। समझ में आ रही बात। यही सब तो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। कुछ कीवर्ड आप पहली बार सुनोगे, कुछ कीवर्ड आपको पहले से पता है। अब जैसे फाउंडेशन में हम लोग बोलते हैं, पढ़ाते हैं, तो फिर मैक्सिमम सारी चीजें आप पहली बार ही सुन रहे होते हो, मे भी पहले कभी सुना है बट इतना अच्छे से समझते नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंसी वर्ड में भी सुना है, अकाउंटेबिलिटी वर्ड में भी सुना है बट इतना अच्छे से मतलब नहीं समझते हो, इंटेग्रिटी वर्ड में भी सुना है बट इतना अच्छे से मतलब नहीं समझते हो। बट यहाँ पे वही सारी चीजें हैं, नए नए बहुत सारी चीज है। पॉल एच एप्पलबाई, पॉल एच एप्पलबाई एक थिंकर है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने बोला है कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर के पास फॉलोइंग एट्रीब्यूट होना चाहिए। एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटीज, वैल्यूज होना चाहिए। वो एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, विलिंगनेस टू अज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा नहीं, खुद से लेना पड़ेगा कि बाढ़ आ गया मैं जाता हूं लोगों की हेल्प करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। समझ में आई बात। कोविड आया मैं करता हूं, तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेना पड़ता है। और स्ट्रीटली इनलार्जिंग एबिलिटी टू डील विथ मोर प्रॉब्लम्स, ज्यादा प्रॉब्लम से आप डील कर पाओ। स्ट्रॉन्ग बेंट टुवर्ड एक्शन, एक्शन की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड हो, है ना। गुड लिसनर होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड एम्पैथी। गुड लिसनर हो गए। अब एम्पैथी वर्ड हो सकता है आपको नहीं पता हो, हम लोग डिटेल में समझेंगे कि एम्पैथी क्या होता है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे वर्ड तो आसान है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आसान है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आसान है ना। बाकी स्ट्रीटली इनलार्जिंग एबिलिटी टू डील विथ मोर प्रॉब्लम्स, ज्यादा प्रॉब्लम आप टैकल कर पाओ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। एवरी डे देयर विल बी न्यू प्रॉब्लम, न्यू चैलेंजेस व्हिच विल बी थ्रोन अपॉन यू, तो वो आप कर पाओ। गुड लिसनर होना चाहिए, इफेक्टिव विथ पीपल, अ गुड इनिशिएटर, कुछ आप इनिशिएट कर पाओ, कुछ इनिशिएटिव ले पाओ, एक लीडर होना चाहिए। कैपेसिटी टू बिल्ड हिज ओन स्ट्रेंथ बाय बिल्डिंग टू कॉम्पिटेंस ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रोवाइड करता है उसके ऊपर अपना ओन स्ट्रेंथ वो बिल्ड कर लें कि ऑर्गेनाइजेशन से मुझे ये मिला है, अब इन सब चीजों के हिसाब से मैं ये काम कर सकता हूं। कैपेसिटी टू यूज हिज इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज, अब मान लो आप किसी भी पोस्ट पे हो, तो आप किसी भी पोस्ट पे हो तो आपके पास कुछ फंड होगा, आपका कुछ पावर होगा, आपके अंदर कुछ लोग होंगे, तो ये आपका क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स है। अगर उसका बेस्ट यूज कर पाओगे तभी तो फायदा होगा ना। आपके पास जितने रिसोर्स हैं आप उसका यूज ही नहीं करो, आप रो नहीं नहीं मेरे पास तो सारे रिसोर्स है ही नहीं, तो उससे कुछ खास फायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है। अवॉइड यूजिंग पावर एंड अथॉरिटी फॉर देयर ओन सेक, पावर को और अथॉरिटी को अपने फायदे के लिए वो लोग यूज ना करें, जबकि पब्लिक के फायदे के लिए यूज करें। किसके फायदे के लिए, पब्लिक। वेलकमिंग
रिपोर्ट्स ऑफ ट्रबल सम थिंग्स, अ गुड टीम वर्कर, एक गुड टीम वर्कर भी होना क्या है, जरूरी है। तो ये सारा एट्रीब्यूट्स होता है किसमें, गुड एडमिनिस्ट्रेटर में। क्या सिर्फ इतना ही होता है, नहीं और भी हो सकता है ना, जो मर्जी वो लिख सकते हो, खराब तो नहीं लिखोगे। अब देखो ना, जो भी एक बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी क्वालिटीज खुद से पकड़ो, एटलीस्ट आप एक ग्रेजुएट तो हो ही, कुछ क्वालिटीज तो आप निकाल ही पाओगे, और कुछ क्वालिटीज को आप वर्ड्स के फॉर्म में ले आओ। कौन से फॉर्म में, वर्ड्स या फ्रेज के फॉर्म में ले आओ, उसी को तो लिख दो, है ना। लेकिन अगर आप मेंशन करना चाहते हो किसको, पॉल एच एप्पलबाई को, तो ये सारी क्वालिटीज लिख सकते हो। मे बी आपको सारे क्वालिटीज याद नहीं हो, वर्बेटियम एग्जैक्टली याद नहीं हो, बट अगर इसमें 10 क्वालिटी है, 12 है, तो 8 याद हो जाएगा, उसका क्रक्स याद हो जाएगा, वही लिख दो। मे बी आप इनका नाम लेके लिख सकते हो या बिना नाम लिखे लिख सकते हो। नाम लेके लिखने में जनरली मार्क्स ज्यादा मिलता है। एक क्रेडिबिलिटी आती है, क्या आती है, क्रेडिबिलिटी, कि योर आंसर हैज सम क्रेडिबिलिटी। समझ गए, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। आगे बात करते हैं नोलन कमिटी। नोलन कमिटी एक कमिटी थी, वो भी, ये भी एट्रीब्यूट्स ऑफ सिविल सर्वेंट ही बता रही है तुमको, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। नोलन कमिटी बनी थी यूके में 1990s में। उसने बताया कि एक सिविल सर्वेंट को, एक पब्लिक सर्वेंट के पास ये सारी चीजें, उनके पास एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्वालिटीज होने चाहिए, वैल्यूज होने चाहिए। और खूब आता है ये क्वेश्चन, खूब। 2022 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यही था, दोनों इसी पे बेस्ड था। 2 क्वेश्चन लगातार, 22 या 21 का हुआ, 21 का था कि आप क्या क्वालिटीज देखते हो एक सिविल सर्वेंट में, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, 5 क्वालिटीज बताओ, और ये भी बताओ कि उन क्वालिटीज को आप क्यों इंक्लूड करना चाहते हो। समझ में आ रही बात। तो ये 7 प्रिंसिपल्स दिए हैं इन्होंने 7 प्रिंसिपल्स दिए। याद करने के लिए हम लोग एक्रोनिम यूज कर लेंगे, कभी कभी एक्रोनिम यूज करते हैं ना। और एक्रोनिम समझते हो आप, क्या होता है एक्रोनिम, टर्म होता है। कौन सा टर्म होता है बेटा, सिमिलर टर्म, ब्रेकिंग द, हाँ। अब ये एक्रोनिम बड़ा आसान है, देखो मैं बताता हूं। पहले तो सारे मतलब हम लोग समझेंगे। ये एक्रोनिम है CO लोहा, SIOLOHA, CO लोहा। S फॉर क्या हो जाएगा, सेल्फनेसनेस। I पे क्या हो जाएगा, इंटेग्रिटी। O फॉर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी। समझ में आ रही बात। L फॉर क्या हो जाएगा, लीडरशिप। O फॉर क्या हो जाएगा, ओपननेस। H पर क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी। A फॉर क्या हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी। CO लोहा, लोहा तो समझते हो, लोहा के आगे क्या लगा दो, CO, लोहा का बैठ के सीते रहो, ठीक है। ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब एक एक का मतलब समझना होगा, मतलब समझेंगे तो ही हमें फायदा हो पाएगा, अदरवाइज तो क्या ही फायदा हो पाएगा, है ना। CO लोहा में क्या है, पहला सेल्फलेसनेस। अगर कोई सिविल सर्वेंट है तो सेल्फलेस एटीट्यूड से काम करे, सेल्फिश नहीं हो, अपना पर्पस उसका नहीं हो, वहां पे सेल्फ मोटिव नहीं हो। सेल्फलेसनेस समझ में आ गया, सबसे आसान वर्ड है इसमें, है ना। आई फॉर क्या है, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है। इंटीग्रिटी के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रिटी ही हम सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं अभी आज के क्लास में मोस्टली, ठीक है। बट इंटीग्रिटी को थोड़ा समझ लेते हैं। आपने वो बचपन में कहानी सुनी है, पढ़ी है, एक स्टोरी पढ़ी होगी। एक वुड कटर, एक पर्सन होता है जो जंगल से जाके लकड़ियाँ काट के लाता है, उसके पास एक एक्स होता है, पढ़ा है ना, वो लोहे का होता है, याद आ रहा है। वो जाता है, लकड़ी काटता है और
उसका जो एक्स होता है वो गिर जाता है कहाँ पे, पानी में। अब वो ढूंढने लगता है, रोने लगता है। तो वो जो जल देवी प्रकट होती हैं और जल देवी बोलती हैं ये गोल्ड का एक्स लेके क्या है तुम्हारा, वो बोलता है नहीं मेरा नहीं है, या फिर सिल्वर का, फिर गोल्ड का, फिर उसको फाइनली किसका देती हैं, खुद का वाला, आयरन वाला। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है, वो उसमें उसके वैल्यूज में एक कंसिस्टेंसी था। उसके पास आयरन का एक्स था, उसने सिल्वर का मना कर दिया कि नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। उसने गोल्ड वाला भी मना कर दिया, नहीं नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी मेरा नहीं है। पिघला नहीं वो। कौन नहीं पिघला? इंसान। डिसऑनेस्ट नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? वो होता है इंटीग्रिटी। जैसे कि मान लो आप एकदम ईमानदारी पूर्वक काम करते हो, आपको रोड पे 100 रुपीज मिल गया किसी का, आपने देख लिया कि उसके जेब से गिरा है, आप चिल्ला रहे हो पीछे से रुक जाओ, ये अपने 100 रुपए लेते जाओ। ठीक है, दे दिया आपने। फिर देखा कि 1 लाख रुपए गिर गए, फिर आप चिल्ला रहे हो रुक जाओ ये 1 लाख लेते जाओ। दे दिया आपने। 100 रुपए में आपने सोचा कि 100 रुपए में होगा क्या, इसलिए दे दिया। 1 लाख भी दे दिया कि चलो ठीक है यार, गरीब आदमी लग रहा है, या किसी काम से 1 लाख रुपए लेके जा रहा है, मिडिल क्लास इंसान लग रहा है, बहुत परेशान हो जाएगा, है ना। फिर आप देख रहे हो कि इलेक्शन का टाइम वैसे भी चल रहा है, कोई गाड़ी जा रही है और पीछे से उसके डिक्की से ऐसे बंडल बंडल 1 करोड़ रुपया गिर गया। अब आप चिल्लाने जा रहे हो नहीं 1 करोड़ रुपया लेके रख लिया। तो आपके वैल्यूज में वो कंसिस्टेंसी नहीं है, थोड़ा ऊपर जाके आप पिघल जाते हो। समझ में आई बात? आपको खरीदा जा सकता है, खरीदा जा सकता है कि नहीं? कॉमेडी विद कपिल शर्मा देखते हो? जॉन अब्राहम को जानते हो? अब जॉन अब्राहम एक बार आए थे कॉमेडी विद कपिल शर्मा पे, कॉमेडी नाइट्स, और वहां पे उनसे पूछा गया कि आपकी फेवरेट मिठाई क्या है। ही इज लाइक मेरी फेवरेट मिठाई काजू कतली है। कब खाई है? 20 साल पहले खाई है। तो क्या खा लोगे 2000 रुपए के लिए? बोला बिल्कुल नहीं, पागल हो क्या। 2 लाख के लिए? बोला पागल हो, नहीं खाएंगे। 2 करोड़ के लिए? तब बोले नहीं खाएंगे, लेकिन थोड़ा और प्राइस बढ़ाओ फिर देखते हैं। मतलब इवन ही इज नॉट कंसिस्टेंट, है ना। तुम एसीएस बन जाओ, एपीएस बन जाओ, कोई आईएएस बन जाए, और उसके लिए रिश्ते आए, बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं, लोग डाउरी वाले ऑफर्स दे रहे हैं, आप सुनने के लिए इनकार कर रहे हो, नहीं नहीं मुझे डाउरी और चाहिए ही नहीं, है ना। मैं एक मोरली इंटीग्रिटी वाला पर्सन हूं, मैं गलती के बारे में सोचता तक नहीं हूं, मैं क्यों डाउरी लूंगा। अब तुम मन में सोच रहे हो ज्यादा से ज्यादा कोई क्या ही दे देगा जी, 20 लाख 50 लाख कोई दे रहा है ना। उनका स्टार्ट ही हो रहा है 50 करोड़ से। अब आप वही पिघल जा रहे हो, क्या मुंह से आवाज निकलेगी? नहीं निकले। 50 करोड़ में तुम सोच ले रहे हो कहाँ पे क्या घर खरीदेंगे, कौन सी गाड़ी होगी तुम्हारे पास, है ना। सैलरी का पैसा टच भी नहीं होगा। ठीक बात है। तो आप में इंटीग्रिटी नहीं है। इंटीग्रिटी मतलब होलनेस, कंप्लीटनेस इन कैरेक्टर, जिसको ब्रेक नहीं किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी। इंटीजर से बनता है, 1 2 3 इंटीजर्स होते हैं ना, ब्रेकेबल नहीं है, ब्रेक नहीं है उसमें, होल है, कंप्लीट है अपने आप में। समझ में आ रही बात? वैसे ही आता है इंटीग्रिटी। समझ रहे हो? हाँ, तो इंटीग्रिटी के बारे में ही बात हो रही है। आपको कुछ भी करके नहीं तोड़ा जा सके, नहीं खरीदा जा सके, वो है इंटीग्रिटी। ठीक बात है। एक है ना गॉड वाली बात कि बचपन, एक स्टोरी और मोरल स्टोरी बचपन में नहीं पढ़ते थे तुम लोग स्कूल में, कि एक प्रिंसिपल ने बोला कि जाओ और कुछ ये गलत काम करके आओ जब कोई नहीं देख रहा हो। तो एक बच्चा नहीं करके आया, बोला कि नहीं मैं तो हमेशा देख ही रहा था ना, या गॉड तो हमेशा देख ही रहे थे ना, इसलिए नहीं कर पाया। तो एक इंटीग्रिटी का मतलब ये सारी चीजें हो जाती हैं। इंटीग्रिटी का मतलब भले ही कोई नहीं देख रहा है, आपको उससे मतलब नहीं है, यू आर फुलफिलिंग द ड्यूटी विथ
100% ऑफ स्पिरिट। आप ट्रैफिक सिग्नल नहीं क्रॉस कर रहे हो, कोई नहीं है तो भी लाल है तो आप रुके हुए हो, दैट इज इंटेग्रिटी। आई बात समझ में, है ना? कोई नहीं है, स्टिल यू आर देयर कि नहीं, अगर लाल से ये हरा होगा तो मैं आगे जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। अगर आप इंटीग्रिटी वाले पर्सन किसी इंस्टीट्यूशन में हो तो आप ऑफिशियल रिकॉर्ड सारे प्रॉपर मेंटेन करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। आप करप्शन नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। जहां पे ऐसे चांसेस आए कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आने वाला है, आप ऐसे सिचुएशन से पहले ही हट जाओगे, अपने आप को रिक्यूज कर लोगे। उसको क्या बोलते हैं? रिक्यूज करना, पीछे हट जाना। कि समझ में आ रही बात? तो ये है इंटीग्रिटी का मतलब। अगर मैं एथिक्स पढ़ा रहा हूं या कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि मुझे भले ही कोई देखे नहीं देखे कि पढ़ाते हुए, कोई समझे नहीं समझे क्या क्वालिटी दे रहा हूं, मैं अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज के साथ आपको पढ़ाऊं, ये मेरी क्या होगी? इंटीग्रिटी होगी। जो मैं बेस्ट आपके लिए कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं बेस्ट कर सकता हूं ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 और मैं 4 ही कर रहा हूं कि नहीं नहीं करके क्या होगा। समझ रहे हो? तो फिर मेरा वहां इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। समझ में आई बात? तो दिस इज व्हाट इंटीग्रिटी मींस। तो इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा चाहिए अगर आप एक सिविल सर्वेंट हो, और इंटीग्रिटी फर्स्ट वर्चू या फर्स्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्चू और वैल्यू माना जाता है सिविल सर्वेंट्स के लिए, है ना? मेरे आईएएस इंटरव्यू में भी ये चीज़ें पूछी गई हैं और मॉक इंटरव्यूज में भी। वहाँ पे भी एक रिटायर्ड आईएएस थे जो ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी जो ऑलरेडी वो पैनल मेंबर बनते थे, यूपीएससी के पैनल मेंबर, उन्होंने खुद बताया था कि देखो जो भी वर्च्यूज आप बोलते हो, है ना, आप फर्स्ट वर्च्यू किसको बोल सकते हो? इंटीग्रिटी को बोल सकते हो। इंटीग्रिटी को आप फर्स्ट पोजीशन दे सकते हो। समझ में आ रही बात? इंटीग्रिटी समझ गए। फिर होता है ऑब्जेक्टिविटी। एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। ठीक? अब जैसे मान लो आपको कुछ फ्लड आ गया आसाम में, और आपको आप एक ऑफिसर हो, आपको फ्लड को कंट्रोल करना है या फ्लड से रिलीफ दिलवाना है। तो आपने क्या किया? आपने पॉइंटर्स बनाए कि इतना फ्लड आ सकता है, अपना बायसेस, आपके इमोशंस, उसको थोड़ा साइड में रखा और रीजनिंग पे, फैक्ट्स पे काम किया। ठीक है कि इतना फ्लड आ सकता है, इतने लोग वहां होंगे, ऐसे लोग खतरे में होंगे, ऐसे लोगों को बचाया जा सकता है। समझ में आ रही बात? वैसे नॉर्म्स को ध्यान में रखा जो ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आप देख रहे हो कोई ब्रिज बन रहा है, अगर आप सिविल इंजीनियर हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो ब्रिज बनने में आप देख रहे हो कि कितना लोड ये बियर कर पाएगा। ऐसा नहीं कि बना दो देखते हैं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो जो भी काम आपको है, ऑब्जेक्टिविटी से कोई काम तभी कर पाओगे ना जब अगर कोई आप काम कर पा रहे हो तो आप बता पाओ कि ये काम आपने किस किस वजह से किया है। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा सा लग रहा था तो मैंने कर दिया, तो फिर वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। समझ में आई बात? आप उसको पेन डाउन करके 5 पॉइंट 10 पॉइंट सामने वाले को समझा सको, बिकॉज ऑफ दिस बेनिफिट्स आई हैव डन इट, बट ऑल्सो आई हैव ऑल्सो एवेल्युएटेड अदर कंसर्न्स। ये भी कंसर्न्स भी हैं, बट कंसर्न्स थोड़े कम लगे मुझे और बेनिफिट ज्यादा लगे, दैट्स वाई मैंने ये काम किया। अगर आपको केस स्टडी मिलेगा जो आप सेकेंड पार्ट में लिखोगे, तो केस स्टडी में क्या लिखोगे? आप पॉइंटर्स लिखोगे ना, कि अगर आपके पास ऑप्शन है 3 ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में आपको ये मेरिट लग रहा है और ये डिमेरिट लग रहा है, तो यू वांट टू रिजेक्ट ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ हायर डिमेरिट्स, यू वांट टू अडॉप्ट ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ मोर मेरिट कंपेयर टू डिमेरिट, दैट इज योर ऑब्जेक्टिविटी, है ना? अपने पर्सनल इमोशन, पर्सनल बायस को आप जगह नहीं दे रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल तो हुई आप सिर्फ कस्टोडियन हो। क्या हो? कस्टोडियन। किसके कस्टोडियन? वी द पीपल ऑफ इंडिया के। आप मालिक नहीं हो, आपके नाम के आगे लगता है सर्वेंट।
सिविल सर्वेंट लगता है। आप अकाउंटेबल हो फॉर टू द पीपल ऑफ इंडिया। अब पीपल ऑफ इंडिया एक एक करके तो आपसे पूछने आ नहीं रहा है, तो पीपल ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव तो है एमपी एंड एमएलए मिनिस्टर्स, वो तो आपसे पूछ रहा है, उनके लिए आप क्या हो, अकाउंटेबल हो। आपके जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं उनके लिए क्या हो, अकाउंटेबल हो। पीपल ऑफ इंडिया के लिए भी है, अगर कोई पूछने आ रहा है तो, है ना। तो आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबल का मतलब आप बताओ कि आपने ये पैसे खर्च किए तो कैसे हुए, आपने ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया। ऐसे नहीं कि नहीं मेरा काम है ये, मैंने कर दिया। दिस इज नॉट द केस, समझ गए। तो अकाउंटेबिलिटी आ गया। ओपननेस, आप ओपन रहो नए आइडियाज को सुनने के लिए, है ना, कुछ नया इनकॉर्पोरेट करने के लिए ओपननेस होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए, रूढ़िवादी मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। रूढ़िवादी मेंटेलिटी समझते हो, इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्सीज नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, ऑर्थोडॉक्सीज। ओपननेस होना चाहिए, ओपन होना चाहिए आप नए आइडियाज के प्रति हमेशा से। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही किया था, मेरे पापा ने भी ऐसे ही किया था, वैसे वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्टी आपके पास होना चाहिए। अब इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी दोनों है, दोनों में कुछ डिफरेंस भी होता है, वो भी हम समझेंगे। ऑनेस्टी का मतलब ये है कि आपने एग्जाम में चोरी किया और बोल दिया कि चोरी किया है, तब भी ऑनेस्ट हो। आई बात समझ में, है ना। इंटीग्रिटी का मतलब किया ही नहीं, थॉट भी नहीं आया, तो क्या हो, इंटीग्रिटी वाले हो, है कि नहीं है, बोलो। लीडरशिप, लीडरशिप तो आप में होना ही चाहिए। लीडर और बॉस में काफी अंतर होता है। लीडर्स फ्रंट फुट पे खेलता है, विक्रांत गुप्ता वाला नहीं। लीडर फ्रंट फुट पे खेलता है, ऑलवेज टीम को साथ लेके चलता है, अपने टीम का कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करता है। अपनी टीम से ही लीडर इनसिक्योर नहीं होता कि नहीं अगर ये ज्यादा काम करेगा तो इसका ज्यादा फेस हो जाएगा, इसको ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। लीडर इनसिक्योर नहीं होता। लीडर प्रॉपर तरीके से पावर को और वर्क को डेलीगेट करता है। लीडर फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेता है ना, और विन का जो क्रेडिट है वो टीम को देता है। आ रही बात समझ में। लीडर इनिशिएट करता है, इनिशिएटिव्स लेता है, समझ रहे हो। तो लीडरशिप होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कुछ लीडर्स के नाम बताओ तुम। गांधी जी, और बताओ। MS धोनी है कि नहीं है, और बताओ। मार्टिन किंग लूथर, और बताओ। नेल्सन मंडेला, वेरी गुड एग्जाम्पल। नेल्सन मंडेला डॉक्टर थे, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर, 20 साल जेल में रहे वो, जस्ट टू फॉट फॉर अ कॉज। समझ में आ रही बात। लीडर के पास करेज होना बहुत जरूरी है। क्या होना, करेज। लीडर के पास इनडोमिटेबल विल पावर होना बहुत जरूरी है। आपका वैसा विल पावर जो उसको कोई हिला नहीं सके। लोग आके बोल रहे हैं अरे तुमसे नहीं होगा, तो गांधी जी बोलते हैं फर्स्ट दे विल लाफ एट यू, है ना। यही बोलते हैं ना गांधी जी कि लोग पहले तो तुम पे हंसेंगे ही, यूपीएससी की तैयारी करोगे ऐसे करके। तो अगर लोग तुम पे हंस रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट पाथ, बिकॉज वो हंस जेलसी में रहे। समझ गए। ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में, ये करना होता है। लियोनल मेसी, डॉक्टर APJ कलाम, बिल्कुल सही बात है। सारे एग्जाम्पल्स आपके लीडर के हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स, है ना। हाउ मेनी एग्जाम्पल्स, अपने नोट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यार, बहुत सारे हैं, बीच बीच में है। एक तो पूरा थिंकर्स का सेक्शन भरा हुआ है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, एग्रीकल्चर में, सब लीडर ही तो है, क्या है। जब भी एग्जाम्पल्स दो, डाइवर्स फील्ड से दो। अब आप सोचोगे कि सर हम कितना एग्जाम्पल खुद से दें, जितना दे पा रहे हो दो ना। एग्जाम्पल से तो खजाना दे दूंगा मैं लिख लिख के, कि जो एग्जाम में आप लिखते जाओगे।
ठीक है, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें। तो मैं एग्जाम्पल जब दूंगा तो बताऊंगा देखो इसको यहाँ भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी यूज कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट पे तो यही बोलूंगा ना यहाँ यूज करो, फिर बाद में बोलूंगा देखो वो वाला एग्जाम्पल याद है, ये वाला कौन सा वाला, तो एग्जाम्पल्स वैसे हो जाएगा। एग्जाम में आने से हाँ तो लिखो ना, सेल्फलेसनेस में बहुत सारे एग्जाम्पल है। सेल्फलेसनेस में अगर हम सिविल सर्वेंट की बात करते हैं तो मैंने वो एग्जाम्पल दिया था आईएएस ऑफिसर का, स्वरोचित सोमवंशी नाम है उनका, ये सब लिखवाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लो। स्वरोचित, मिस्टर स्वरोचित सोमवंशी, जिन्होंने अपने केबिन का एसी निकाल के दे दिया हॉस्पिटल में बच्चे, जिनको बच्चे को पीठ पे क्या कराया गया था, आयरन रॉड से मार्क कराए गए थे। अरे बात समझ में, गर्मी बहुत ज़्यादा था, एमपी की बात है, तो ऐसे करके ये एग्जाम्पल होगा ना सेल्फलेसनेस, कि मैं रह लूंगा गर्मी में, बच्चों का हेल्प होना चाहिए। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी के तो एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल, भरे पड़े एग्जाम्पल है इंटीग्रिटी के। गलत नहीं होने देंगे कुछ भी हो जाए, है ना, जिंदा है कोई बात नहीं, मर जाएंगे मर जाएंगे, ठीक। ध्यान रखना है एग्जाम्पल्स कंट्रोवर्शियल नहीं डालने, हमें एग्जाम पास करने से ज्यादा मतलब है, हमें ब्रेवरी अवार्ड नहीं लेना है एग्जाम से, प्रैक्टिकल होना जरूरी है एग्जाम पास करने के लिए, है ना। मैं एथिक्स में चूर हो जाता था तो पूरा एग्जाम मेरा एथिकल चला जाता था, प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल रखना जरूरी है एग्जाम में आंसर्स को। मैं एथिक्स के आंसर की बात नहीं कर रहा, एथिक्स में तो चलता है, मार्क्स आते ही थे, बाकी भी पेपर में थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव रहना जरूरी है। ऑब्जेक्टिविटी के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना, कि आप क्या सोच रहे हो और क्या सोच के कैसे काम कर पा रहे हो। अब इसमें जनरली ये सिविल सर्वेंट के बारे में ही है, नोडल कमेटी किसके बारे में बोल रहा है, सिविल सर्वेंट। सेकेंड ARC बोल, पर्सन के नाम लिख लें, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने श्री TN सेशन का नाम सुना है, TN सेशन लिखा हुआ है नोट्स में भी। TN सेशन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे 90s में, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बहुत सारे हुए, बट TN सेशन का नाम काफी प्रोमिनेंट है, काफी प्रोमिनेंट है क्योंकि उन्होंने अपने करेज से बहुत सारे रिफॉर्म लिए, ऑब्जेक्टिव रिफॉर्म्स लिए। जो इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन बोला जाता है ना, उसको पकड़ के रख लिया कि इलेक्शन तो मैं करवा के ही रहूंगा, और कैसा करवाऊंगा, फ्री एंड फेयर। तो फ्री एंड फेयर को उन्होंने सब्जेक्टिव रूप से नहीं लिया कि जितना हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, नहीं। अगर फ्री एंड फेयर है तो वो ऑब्जेक्टिवली उसको पकड़ के बैठ गए कि उस फ्री एंड फेयर होने के लिए मुझे ये सर्टेन स्टेप्स लेने हैं, मैं वो स्टेप्स लूंगा। सारी बात समझ लो। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है ना, इंफॉर्मेशन देना, तो अकाउंटेबिलिटी हो गया। ओपननेस, कितना ओपन हो, नया आइडियाज इंटीग्रेट करना इज ओपननेस। तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। लीडरशिप तो सारे ही लीडर हैं, कौन लीडर नहीं है, एवरीवन इज अ लीडर। अब ये सबके मतलब यहाँ लिखे हुए हैं। अब हम इंटीग्रिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड शोइंग अ कंसिस्टेंट एंड ऑन कॉम्प्रोमाइजिंग, कैसा अप्रोच है, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस के साथ कैसा अप्रोच है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, adherence to strong moral and ethical principle and values। इंटीग्रिटी का डेफिनेशन लिख लो कि आप कंसिस्टेंट हो, ऐसा नहीं कि आज कुछ और बोला कल कुछ और बोल रहे हो। ठीक है,
ठीक बात है कि नहीं? डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन वी गिव द एग्जाम्पल ऑफ अर्जुनाज एंड एकलव्य फॉर द टर्म ऑब्जेक्टिविटी? अब उसमें ऑब्जेक्टिविटी कैसे लिखते हो? देखो, जब हम ये बात लिख रहे हैं ना, तुमको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखना होगा, क्योंकि 80% क्वेश्चन डायरेक्टली टुवर्ड सिविल सर्वेंट पूछेगा। उसमें एकलव्य क्या करेंगे और अर्जुन क्या करेंगे? अगर वहां ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, जो मर्जी वो एग्जाम्पल दो, क्वेश्चन कैसा हो? ओपन एंडेड। एग्जाम्पल क्या देना है वो जरूरी है। हाँ, दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। सिविल सर्वेंट में आप कन्फाइन करो एसीएस ऑफिसर, एपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, इन सब पे क्या करो? कन्फाइन करो। आईआरएस ऑफिसर, समझ रहे हो? आपके एपीएससी वाले सारे ऑफिसर्स और यूपीएससी वाले सारे ऑफिसर्स, इन पे कन्फाइन करो। जो रिटायर हो चुके हैं वो भी, जो प्रेजेंट में है वो भी, जो यंग 1 साल में आके बहुत कुछ काम कर दिया वो भी। समझ में आ रही बात? उन पे फोकस करना है, बिकॉज व्हाट APSC is trying to make you as a ethical civil servant. So you must be knowing, you should have some role models to follow or some person to look at कि उन्होंने ऐसा काम किया है तो मुझे भी ऐसा काम करना चाहिए। आ रही बात समझ में? है ना? MS लक्ष्मी प्रिया का नाम सुना है आप लोगों ने? कोई बोंगई गांव से है क्या आप लोगों में से? Anyone from बोंगई गांव डिस्ट्रिक्ट? MS लक्ष्मी प्रिया आई थिंक इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ बोंगई गांव, या अभी होंगी या अभी कहीं और ट्रांसफर में भी हो गया हो। तो उन्होंने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है, ऑब्जेक्टिवली इनिशिएटिव लिया है, तो कहीं ना कहीं बहुत जगह फिट हो जाएगा उसमें, है ना? इनिशिएटिव लिया है माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए? माल न्यूट्रिशन। संपूर्ण अभियान चला के, ठीक बात है। दूसरे एक आईएएस ऑफिसर हैं जय शिवानी, उनका नाम सुना है क्या? यहीं के आपके आसाम कैडर के ही ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, हैं? हाँ हाँ हाँ, अभी अच्छा वो एक उधर धाम है ना, कौन सा, क्या बोलते हैं उनको? एक है काशी और एक किधर क्या है? गुप्त काशी, ऐसा कुछ है क्या? गुप्त काशी कुछ बोलते हैं क्या किसी जगह को आसाम में? बोलते हैं ना? नहीं बोलते हैं? तुम लोगों को नहीं पता? कल्चर कहाँ पढ़ते हो? हिस्ट्री और कल्चर नहीं पढ़ते तुम लोग? तो ऐसे जो भी जिन लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, इन सब के एग्जाम्पल आपको ऐड करना है। मैं एग्जाम्पल तरीके से लिखवा दूंगा, आसाम बेस्ड भी और इंडिया बेस्ड भी। देखो ध्यान से एक बात सुनना, हमें थोड़ा चतुराई बरतना होता है। अगर हम खाली इंडिया बेस्ड एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेगा इसको आसाम के बारे में नहीं आता। खाली आसाम बेस्ड एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि ये आसाम में कहीं इधर उधर रहता है, इसको पूरा वाइड नॉलेज नहीं है। मिक्स एग्जाम्पल लिखना है, समझ में आ रही बात? तो दोनों तरह के एग्जाम्पल हम हैं। हाँ, आनंद मिश्रा के बारे में भी लिख सकते हो, है ना, जो आईपीएस रह चुके हैं। बट उनके बारे में क्या लिखोगे? ऐसा कुछ इनिशिएटिव उन्होंने जो लिया, वो नाम लिख के खाली क्या होगा? उनका इनिशिएटिव लिखना है, और उस इनिशिएटिव से जिससे फार रीचिंग चेंजेस आए। तुम अगर ओपननेस दिखाना चाहते हो तो उनका एक ऐसा इनिशिएटिव जो काफी ओपन था। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं, है ना, कि हर वीक आ जाओ एक दिन और मेरे पास आके अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, ओपननेस का एग्जाम्पल हो सकता है। समझ में आई बात? अगर वो इस बात से नहीं डरते कि उनकी जान चली जाएगी और ऐसे ऑपरेशंस उन्होंने किए हैं जो जान को रिस्क पे रख के लोगों को बचाया है, उस ऑपरेशन का नाम तुमको पता है तो सेल्फलेसनेस में डाल सकते हो। आ रही बात समझ में? तो ये चीजें होती है, तो वो एग्जाम्पल, हाँ एग्जैक्टली वो चीज लिखना है। तो बस ये लिखना है, लिखोगे तो होगा। खाली नाम से क्या होगा? नाम से क्या हो जाएगा? यू हैव टू राइट दैट इंसिडेंट, है ना। हो सकता मैं जो एग्जाम्पल दूंगा वो स्टैंडर्ड होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, मतलब मैक्सिमम लोग मतलब जनरली वेल नोन होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह में। कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जो डॉक्यूमेंटेड इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हो बट आपको पता हो, तो आप लिखो। समझ में आ रही बात, है ना। अरुणाचल प्रदेश के एक आईएएस ऑफिसर थे आर्मस्ट्रॉन्ग पेम, नाम सुना होगा, उन्होंने रोड बनवा दिया,
रोड के लिए पैसा ही नहीं आ रहा था, फंड ही नहीं आ रहा था, पब्लिक फंडिंग करा के, है ना, लोगों से पैसे ले लेके पब्लिक फंडिंग करा के रोड बनवा लिया। ठीक है, प्रशांत नायर करके एक कोझिकोड में आईएएस हुआ करते थे, उन्होंने कॉम्पेंसरेट कोझिकोड करके कैंपेन चलाया, कंपैशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल तभी पढ़ेंगे जब हम लोग थोड़ा और वर्ड्स का मतलब समझ जाए, है ना। मैं भी ऐसे ही करता था, मैं रिवाइज करता था और लास्ट में 20-30 एग्जाम्पल याद करता था, जहां मर्जी वहां फेंकता था उसको। ठीक है, और भी लोग हैं, हर जगह के डालो ना। आसाम में कम से कम 10 एग्जाम्पल मैं दे दूंगा कि लो ये इसको घुमा फिरा के डालो, है ना। 20-25 बाहर के दे दूंगा, टोटल 25-30 एग्जाम्पल आपको दे दूंगा आईएएस ऑफिसर से रिलेटेड। मिनिमम 20, काम तो 10 में भी देखो चल जाएगा। क्वेश्चन कितने लिखे हैं? 13। और ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम्पल एक जगह यूज कर लिया दूसरे क्वेश्चन में नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 10 में वही यूज कर लिया, वो नहीं करना है। एक एग्जाम्पल को 3-4 क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, 3 क्वेश्चन में कर सकते हो। समझ में आ रही बात? जो अच्छा एग्जाम्पल है हर जगह फिट बैठता है तो क्यों नहीं फिट उसको बिठाएंगे। अगर कोई यहाँ पे आके कोई ऑफिसर यहाँ का लैंग्वेज सीख जाता है, क्या सीख जाता है? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज सीख जाता है तो वो ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो भी एक वैल्यू हो गया। आर्मस्ट्रॉन्ग पेम फ्रॉम मणिपुर बिल्कुल डाल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स के ऊपर इनफ बात हो गई। A person is said to have ethical integrity when the individual action, belief, method, measure, principle all derive from a single core group of values। आपका बिलीफ, आपका एक्शन, आपका थॉट सब एक जैसा ही है, तो आप क्या हो? इंटीग्रिटी वाले पर्सन। अब सोच रहे हो नहीं ऐसा नहीं करेंगे, गलत है। सोच भी वैसा रहे हो कि गलत है, नहीं करेंगे, कर भी नहीं रहे हो, थॉट भी नहीं आ रहा, तो आप क्या हो? इंटीग्रिटी वाले पर्सन हो। ठीक है, अब बात यह आ रही कि इंटीग्रिटी कैसे एक सिविल सर्वेंट को हेल्प करता है। बहुत सारा पॉइंट्स हो गया। टू नेवर यूज ऑफिशियल पोजीशन टू बेनिफिट वन सेल्फ और फैमिली रिलेटिव्स, ये एक बात हो गया, पर्सनल गेन के लिए यूज नहीं करना है। अवॉइड बीइंग प्लेस्ड इन ए पोजीशन ऑफ ऑब्लिगेशन टू एनीवन बाय एक्सेप्टिंग एक्सेसिव एंटरटेनमेंट और फेवर सच एज फ्री सर्विस। किसी से आप फ्री सर्विस नहीं ले रहे हो तो आपको वो अंडर प्रेशर नहीं रख पाएगा, वो भी फायदा हो जाएगा। आप अपने आप को अवॉइड कर रहे हो, अगर आपने हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी मेंटेन किया है कुछ सालों से, तो कोई आप पे सस्पिशन क्रिएट नहीं करेगा, है ना। आप अपना काम अच्छे से कर सकते हो, आप मोरल प्रेशर में नहीं रहोगे, मोरल टेंशन में, मेंटल टेंशन में नहीं रहोगे। बट एक बार आप गलती करते हुए पकड़े गए, कुछ भी होगा हर बार आपके पास ही जाएगा, है ना। मूवीज में क्या होता है देखा है ना, मूवीज में ये होता है कि अगर कोई चोरी होता है और उस पर पुलिस वाले एक्टिव होते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले पुराने चोरों को पकड़ते हैं, उनको खूब धुलाई होता है, फिर बोलते हैं चोरी किया तो नहीं साहब, इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया। समझ में आ रही बात? तो पहले का उनका रिकॉर्ड खराब है। तो अगर आप इंटीग्रिटी वाले पर्सन हो तो आप पे ऐसा सस्पिशन नहीं जाएगा, है ना। इनकरेज अदर्स टू कंसिस्टेंटली फॉलो पब्लिक सर्विस वैल्यूज, बाकी लोगों को भी आप मोटिवेट कर सकते हो। ट्रीट पीपल इम्पार्शियली रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, डेमोग्राफिक सर्कमस्टांसेस और बायस, तो लोगों को वैसे आप ट्रीट करोगे, ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर पाओगे। इन्फोर्स लॉ, पब्लिक सर्विस वैल्यूज, रूल्स, कंडक्ट इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, ये सब चीज़ आप लॉ को इन्फोर्स करने में, राइट्स को हैंडल करने में, हर जगह आप क्या होगे? ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे, ऑब्जेक्टिवली काम कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इंटीग्रिटी है। आपके अंदर क्या है कि देश को अच्छा करके देना है, सोसाइटी को अच्छा करके देना है। समझ में आ रही बात? कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना है। इंश्योर फुल डिस्क्लोजर बाय शेयरिंग द पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द डिसीजन बीइंग मेड। स्टैंड फॉर्म व्हाइल डीलिंग विथ अनरीजनेबल रिक्वेस्ट। अनरीजनेबल रिक्वेस्ट को सीधे मना कर सकते हो। कोई आके तुमसे बोल रहा है ये काम कर देना, तो आप मना कर सकते हो। कोई पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहा है तो आप मना कर सकते हो। धीरे धीरे लोग आप पे डालना भी बंद कर देंगे। बीइंग नोन की नहीं, वो तो बड़ा अकड़ूसा है ऑफिसर, वो तो नहीं करेगा। समझ रहे हो? धीरे धीरे ऐसी इमेज बनाओ। टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शन एंड इनकरेज अदर्स टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस। ये सारे फायदे हैं 11 के 11 जो आपको डिस्प्ले करने हैं। कोई दिक्कत? अब 11 के अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, लिखने के लिए पॉइंट्स है।
कि जो कम से कम अगर खुद से पॉइंट जनरेट नहीं कर पाओ तो ये 10-11 पॉइंट काफ़ी हैं। 6-7 पॉइंट से आपके 2 पेज भर जाते हैं। थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल सब में, एग्जाम्पल तो लास्ट में नहीं, एकदम लास्ट में भी नहीं, थोड़ा और पहले ही दे दूंगा, क्योंकि लास्ट में तो केस स्टडी करेंगे हम लोग। समझ में आ रही बात? केस स्टडी भी क्लास में करेंगे, कैसे लिखना है 2-3 केस स्टडी मैं खुद लिख के बताऊंगा आपको, है ना, कि आप, क्योंकि बहुत सारे लोग केस स्टडी में स्ट्रगल करते हैं। जो भी हमारे पास फीडबैक आता है स्टूडेंट्स का, उनका यही है कि सर थ्योरी वाला पोर्शन तो पढ़ लेते हैं, हो भी जाता है, केस स्टडी में समझ ही नहीं आता कैसे लिखना है, या समझ में भी आता तो जल्दी नहीं हो पाता है, उसके लिए क्या करना है, दैट वी विल डू इन द क्लास इटसेल्फ। इंटीग्रिटी समझ गए आप लोग? इंटीग्रिटी के बाद से एक टर्म आता है इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीजनशिप। पार्टीजनशिप, पार्टी ओरिएंटेड काम को क्या बोलते हैं? पार्टीजनशिप। नॉन पार्टीजनशिप, आप किसी पार्टी का फेवर डिसफेवर नहीं कर रहे हो, किसी सेक्शन का, किसी ग्रुप का फेवर डिसफेवर नहीं कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन पार्टीजनशिप। इम्पार्शियलिटी का मतलब आप इम्पार्शियल हो किसी के लिए, कोई पर्सन आ रहा है। पार्टीजनशिप जनरली ग्रुप्स के लिए यूज होता है, पॉलिटिकल पार्टीज या ग्रुप्स के लिए यूज होता है। इम्पार्शियलिटी किसी के लिए भी यूज होता है, तुम आए, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम आए, तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो, दोनों को मैं एक ही तरीके से देख रहा हूं, ये क्या है? इम्पार्शियलिटी, है ना। तुम कुछ फैक्ट्स लेके मेरे पास आए, तुम भी आए, मैं दोनों को एक तरीके से देख रहा हूं, ये क्या है? इम्पार्शियलिटी। किसी को फेवर डिसफेवर नहीं कर रहा मैं, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इवेंट को, किसी पर्सन को, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इम्पार्शियलिटी। और पार्टीजनशिप, पार्टीजनशिप पार्टी वाले चीजों में यूज होता है, एक ग्रुप, एक फैक्शन, उस केस में क्या यूज करते हैं हम लोग? पार्टीजनशिप। तो एक सिविल सर्वेंट को इम्पार्शियल होना भी जरूरी है और नॉन पार्टीजन भी होना जरूरी है। समझ में आ रही बात? होना जरूरी है कि नहीं है? बताओ। सरकारें बदलते जाती हैं, उनको क्या ही करना है। अब क्या मतलब है इम्पार्शियलिटी? मीन्स एक्टिंग सोनली ऑन मेरिट। किस पे काम करना? मेरिट पे। कुछ भी डील कर रहे हो तो मेरिट के हिसाब से करना, अपने बायसनेस, ऑर्थोडॉक्सीज, उनके हिसाब से काम नहीं करना, ठीक है। इम्पार्शियलिटी इंश्योर्स द पर्सनल बायसेस एंड प्रीजुडिसेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एटीट्यूड। तुम्हारा खुद का बायस, तुम्हारा खुद का एटीट्यूड पब्लिक सर्विस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना। ये कौन दिखाएगा आपको? बोलो, कौन दिखाएगा? इम्पार्शियलिटी दिखाएगा, है ना। यही सारी चीजें हैं इम्पार्शियलिटी के, ये सारे बेनिफिट्स हैं बहुत सारे। इम्पार्शियल रहोगे तो रिफ्रेन फ्रॉम ओपिनियन, पोजीशन, एक्शन दैट डिमॉन्स्ट्रेट अ बायस टुवर्ड्स और अगेंस्ट अ कॉज और कोर्स ऑफ एक्शन। कंप्लीट सेंटेंस हो गया। सेंटेंस फॉर्मेशन अपने हिसाब से कर सकते हो। क्या चाहिए? कीवर्ड्स चाहिए जो तुम्हें पता होने चाहिए। इम्पार्शियल होने से फायदा क्या होगा कि आप वैसे ओपिनियन से बचोगे, वैसा एक्शंस नहीं लोगे जिसमें बायसनेस हो। क्या हो? बोलो, बायसनेस। पब्लिक सर्वेंट्स मस्ट यूज एविडेंस बेस्ड नॉलेज। आपका जो नॉलेज हो एविडेंस बेस्ड हो, बिलीफ बेस्ड नहीं हो कि नींबू मिर्ची लटकाने से ये काम हो जाएगा, है ना, ऐसा हुआ था तो उस हिसाब से ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ एविडेंस बेस्ड काम हो तो आप उस चीज़ को, नॉलेज को यूज करोगे, तो इम्पार्शियल रहोगे। तो कंट्रोलिंग करप्शन, पॉलिटिकल नेपोटिज्म, अनड्यू बेनिफिट्स। इम्पार्शियल रहोगे तो करप्शन कंट्रोल होगा ही, नेपोटिज्म कंट्रोल होगा। करण जौहर के बेटे को नहीं बनाओगे तुम कुछ नहीं। मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड प्रोग्राम्स इफेक्टिवली, ऑब्वियस बात है। अब बहुत सारे इंटीग्रिटी भी लिखोगे तो काफी सारी चीजें कॉमन आ जाएंगी। तो यही तो आसान बात है कि पढ़ना कम ही है, देख के बस डर लगता है, नया सब्जेक्ट, नई चीज है। पढ़ना अल्टीमेटली बहुत ज्यादा नहीं है, समझना ज्यादा है कि क्या यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक बात है। आपके पास 4 शॉट ही ले दे के तो भी काम चल जाएगा। एक फ्रंट फुट पे खेलते हो, एक लेग साइड में खेलने के लिए, एक ऑफ में खेलने के लिए, एक थोड़ा थर्ड मैन पे, उसी को इम्प्रोवाइज करके काम चल जाता है ना। यहां भी सेम ही चीज है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग विदाउट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब होता है कंसर्न्स, है ना। रिजर्वेशन मतलब हमेशा सीट रिजर्व करने से बात नहीं होती। कंसर्न्स एंड विथ डिवोशन टू द सक्सेस ऑफ एवरी गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज। हर गवर्नमेंट, हर पॉलिसीज के लिए आप डिवोटेड हो, सक्सेसफुल हो। समझ में आई बात? इंश्योरिंग स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एंड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन आफ्टर इलेक्शन। इम्पार्शियल रहोगे, नॉन पार्टीजन रहेगा तभी हो पाएगा ना कि इलेक्शन खत्म हो गया, अच्छा
सिविल सर्वेंट क्यों बने हैं इंडिया में, खासकर डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में सिविल सर्वेंट आपका क्या रोल है, व्हाट इज योर रोल इन द डेमोक्रेसी? आपका रोल एक स्टेबलाइजर का है, आपका रोल इज कंटिन्यूटी प्रोवाइडर का है ना, क्योंकि सरकार बदलेगी, आप हो, यू आर प्रोवाइडिंग द कंटिन्यूटी। समझ में आ रही बात? तो वो कंटिन्यूटी जो प्रोवाइड करे, आपको बायसनेस नहीं होना चाहिए कि नहीं कांग्रेस वाला पॉलिसी मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, या बीजेपी वाला मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, या आम आदमी पार्टी वाला मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, ऐसा कुछ बायसनेस आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप न्यूट्रल पर्सन एक अपीयर होने चाहिए, तो ही जनता का, लोगों का, कंट्री का, स्टेट का फायदा हो पाएगा। हैंडलिंग इमरजेंसी सिचुएशन लाइक कम्युनल राइट, ये सब चीजें। इंश्योरिंग वंस द एडवाइस इज गिवन इट इज एग्जीक्यूटेड इन अ कॉम्पिटेंट एंड एबल मैनर, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं कॉमनली हर जगह यूज हो सकते हैं। कुछ कुछ चीजें अपनी क्वालिटी वाइज डिस्टिंक्ट होगी और बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव रहना। ऑब्जेक्टिव रहना मतलब वो भी मेरिट बेस्ड काम करना, फैक्ट बेस्ड काम करना, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट अ सिविल सर्वेंट एक्शन एंड डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन एंड शुड नॉट बी बेस्ड ऑन इमोशन, बायस, इंटरप्रिटेशन, ये सब से बायसनेस नहीं होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल फिनोमिना वगैरह से ही होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ऑब्जेक्टिविटी के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी, इश्यूज भी हो सकते हैं। एडवांटेज क्या है? हेल्प इन टेकिंग राइट डिसीजन, मेंटेनिंग इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस। ऑब्जेक्टिव रहोगे तो राइट डिसीजन लेने के चांसेस बढ़ेंगे, इम्पार्शियल ज्यादा रहोगे क्योंकि ऑब्जेक्टिवली आप सोच रहे हो। ऑब्जेक्टिव होने का मतलब क्या है? आपको कुछ काम करने के लिए दिया जाए, है ना। जैसे मान लो तुम्हारे रूम में गर्मी बहुत है, तुमको एसी लगाना है, तो एक होता है इमोशन में कि यार पैसे बचा के भी लाइफ में क्या ही कर लेंगे, एसी लगा ही लो, ये डिसीजन हो सकता है। एक होता है कि आप ऑब्जेक्टिवली सोच रहे हो कि आपके पास कितना पैसा है ना, एसी लगाने के क्या बेनिफिट है, क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस मान लो आपका 2-3 महीने बजट बिगड़ जाएगा, या हमेशा ही बजट बिगड़ा हुआ रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आएगा। लेकिन पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस सोच रहे हो कि नहीं 2 महीने बाद मेंस है, मैं 2 महीने अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, और जब इतना खर्चा कर ही रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए, थोड़ा और सही, तो इसको बैलेंस आउट करके आप डिसीजन ले रहे हो, दैट इज ऑब्जेक्टिव डिसीजन। कुछ समझ में आई बात, है ना। तो ऑब्जेक्टिव डिसीजन लोगे तो राइट डिसीजन पहुंचने के चांसेस बढ़ेंगे ना। अपहोल्ड जस्टिस एंड सेंस ऑफ फेयरनेस, सही बात है। इनहेंस प्रोफेशनलिज्म, ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। कोई आपके पास नोट आएगा ऑफिस का, किसी चीज का, आप बता पाओगे कि आपका डिसीजंस जो लिए हैं वो किस बेसिस पे लिया गया है, तो प्रोफेशनलिज्म आएगा नहीं। ऐसा तो नहीं बोल दो कि नहीं ले लिया, बस ले लिया, मेरा मर्जी था, तो ये तो सब्जेक्टिविटी वाली बात हो जाएगी। इंक्रीज रिसोर्स यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगा। निगेटिव चीजें क्या है? निगेटिव चीजों को इश्यूज बोल देते हैं। एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी कुड प्रॉब्लम द फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। अगर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हो जाओगे, 100% ऑब्जेक्टिव, एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव, तो कई बार डिसीजन मेकिंग रुक जाएगी कि आपको ना फायदा दिख रहा है ना नुकसान दिख रहा है, तो आप सोच रहे हो अब क्या करें, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। ठीक बात है, स्ट्रक हो जाओगे, स्ट्रक होने के चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं। इमोशंस वहां हेल्प करता है, सब्जेक्टिविटी वहां हेल्प करता है किसी एक टुवर्ड्स वे में। सही बात है कि नहीं है? आप किस चीज के बारे में बहुत सोच ली, ये करें ये करें ये करें ये करें, करे नहीं करे, करे नहीं करे, फिर क्या सोचते हो? करते हैं, जो होगी वो देखी जाएगी। वो अलग बात है, बाद में देखी नहीं जाती, बट यही सोचते हो ना, फिर वो आपका अल्टीमेट इमोशन फिर आपको ड्राइव करता है। बट एक लेवल तक, एक अच्छे लेवल तक आपको ऑब्जेक्टिविटी हरदम पहुंचा देगा, या मैक्सिमम केसेस में तो उसी से काम चल जाएगा, आपको इमोशंस, फीलिंग, सब्जेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना? could reduce administrative capacity to deal with unique and extraordinary circumstances। सही बात है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आएंगे तो कहां प्रो एंड कॉन्स कैलकुलेट करोगे,
तब तो गट फीलिंग के हिसाब से काम करना पड़ेगा, है ना, कि मेरी गट फीलिंग आती है, ऐसा करके देखते हैं और वैसा करके देखते हैं। कुड मेक सिविल सर्वेंट अपैथेटिक, पैथेटिक वाला पैथेटिक नहीं है ये, अपैथी वाला है, अपैथी अभी समझाएंगे आगे, ठीक है। अपैथी वर्ड का मतलब जानते हो क्या? हाँ 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 हाँ, काफी वैसा ही कुछ है, मतलब मीनिंग डेफिनेशन सब लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लो। कुड लीड टू पॉलिसी पैरालिसिस, इनएबिलिटी टू टेक डिसीजंस, फाइल ही मूव नहीं हो रही है ना, ऑब्जेक्टिवली आपको लग रहा है कि चलो काम हो भी जाए तो ठीक है, नहीं भी हो तो ठीक है, तो इश्यूज कम ही हैं, ऐसा कोई खास इशू नहीं है, बहुत छोटे ही इश्यूज हैं, फायदे हैं ज्यादा है। फिर से बोलो एक बार। अगर एथनिक एरिया अलग अलग हो गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वहाँ वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना, वहाँ पे मतलब डील करने में दिक्कत आ सकता है। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी से काम नहीं चलता, सिर्फ एक एस्पेक्ट तुम्हारे लिए काफी नहीं है ना, फिर कॉम्पैशन भी चाहिए, फिर एम्पैथी भी चाहिए, है ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। इट फर्दर मीन्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एडवाइस इंक्लूडिंग टू द मिनिस्टर्स, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? एम्पैथी में, मतलब एम्पैथी नहीं, आपका ऑब्जेक्टिविटी में। फिर आता है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, कितना डेडिकेटेड हो। इसी के लिए जो साहब थे, है ना, उन्होंने बोला था कि पब्लिक सर्विस में वही लोग आए जिनमें एक सेंस ऑफ पब्लिक सर्विस या सिविल सर्विस स्पिरिट हो, बियॉन्ड द लाइन जाके काम कर सके। ऐसा नहीं कि मैं 10 बजे आया, 6 बज गए, अब घर जाना है, तो फिर आप पब्लिक सर्विस सिविल सर्विस के लिए नहीं बने। समझ में आ रही बात? तो आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है ना। अगर आप प्रिपरेशन ही कर रहे, जैसे प्रिपरेशन लोग बोलते हैं ना टफ है, तो प्रिपरेशन में डेडिकेशन दिख जाता है ना, कि एग्जाम क्लियर करने के लिए आपके अंदर डेडिकेशन है कि नहीं है। अगर एग्जाम क्लियर करने के लिए डेडिकेशन है तो काफी चांसेस हैं कि आप बाद में भी मेंटेन कर सकते हो। समझ में आ रही बात? मेंटेन कर सकते हो, करोगे कि नहीं करोगे ये फिर एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा आपके, है ना, वो एटीट्यूड पे फिर हैबिट पे डिपेंड करेगा, वापस वो कंटिन्यू करते जाओ तो होते जाएगा, ठीक है। अब जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं जब वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, फिर जब उनका अटेम्प्ट खत्म हो जाता है या सेलेक्ट हो जाते हैं तब, या तैयारी छोड़ देते हैं तब छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने बस उसी काम के लिए उसको शुरू किया है। बट पढ़ते समय उनको पता चलने लग जाता है कि वाकई इससे नॉलेज काफ़ी मिल रहा है, और वैसा नॉलेज मिल रहा है जो उनके डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकता है ना। अगर आप सिविल सर्वेंट बन गए तो आपको पता ही है कि रोज एडिटोरियल आ रहा है, आप पढ़ रहे हो, देश विदेश का प्रॉब्लम समझ रहे हो, स्टेट का प्रॉब्लम समझ रहे हो ना, सोल्यूशन समझ रहे हो, ठीक है। अब बार बार आ रहा है कि देखो फ्रांस में क्लाइमेट चेंज, यहाँ गर्मी बढ़ गया, वहाँ बढ़ गया, वहाँ बढ़ गया, तो आप कुछ तो सोचोगे कि यार 10-20 साल बाद तो ऐसे ही लग रहा होगा। तो 10-20 साल के हिसाब से अगर आप सिविल सर्वेंट हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट को जहाँ काम कर रहे हो उसको और इनेबल कर सकते हो कि नहीं, वैसे डिसीजंस ले सकते हो। और नहीं, अगर प्राइवेट पर्सन ही हो, अगर आप सिविल सर्वेंट नहीं बने, अपना खुद का ही काम कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इकोनॉमिक्स में, वैसे गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लिया, ये पॉलिसी क्यों नहीं लिया, ये छोड़ दिया, है ना, तुमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो एटीट्यूड वही चीज़ है, कंटिन्यूएशन लेके जाता है ना। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू आर लिसनिंग टू मी एवरीवन। कोई आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो ऑब्वियसली आई एम नॉट कुमार सानू और उदित नारायण, बट आवाज तो सही आ रही है ना। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? एम आई? मुंबई इंडियंस
डेडिकेशन में सबसे जरूरी चीज गोइंग बियॉन्ड द ड्यूटी, जितना ड्यूटी तुमसे डिमांड कर रहे हो उससे ज्यादा दूर जाना। सही बात है। अगर ये कर पाओ तो आपके अंदर क्या है, डेडिकेशन। ऐसा नहीं कि 6 घंटे पढ़ लिए अब नहीं पढ़ेंगे, डेडिकेटेड हो तो घंटा नहीं गिनोगे, है ना। पहला जब फाउंडेशन में स्टूडेंट आते हैं या कोई सेमिनार में तो स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना है। तो बेटा इतने घंटे पढ़ना है जितने घंटे आप पढ़ सको, ठीक बात है। डेडिकेशन चाहिए कि टाइम का पता ही नहीं चले कि आपने कुछ वैसा काम किया है। हाँ, ह्यूमनली कितना देर पॉसिबल है, 24 आवर्स है, यू नीड 6-7 आवर ऑफ प्रॉपर रेस्ट, 7 आवर ऑफ प्रॉपर रेस्ट यू नीड दैट। 3-4 आवर चोरस में निकल ही जाएगा, डेली चोर्स जो भी, नहाना, नहाओगे, खाना खाओगे, तो 10 घंटे तो निकल ही रहे हैं दिन के, आराम से निकल रहे हैं। यू आर लेफ्ट विथ 14 आवर्स। 14 आवर में ठीक है, अगर यू हैव सम फिजिकल एक्टिविटीज लाइक योगा, मेडिटेशन, जिम, फुटबॉल, बैडमिंटन, है ना, कुछ यू हैव समथिंग यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट, 1 घंटा। समझ में आ रही बात। तो ऐसे ऐसे करके भी 10 घंटे तो मिनिमम बच जाएंगे, 10 से 12 घंटे तो आराम से बच जाएंगे। एग्जाम के टाइम में 12 घंटे, ये पूरा प्रिपरेशन का गेम एक 50 ओवर्स मैच की तरह चलता है। 6-6 ओवर, 6-6 रन पर ओवर, लास्ट में 12 रन भी मिल रहा है, 14 रन भी मिल रहा है, 15 रन भी मिल रहा है तो चलेगा। अब कंपटीशन स्टिफ होता है तो 20 ओवर्स गेम बन जाता है, 8-9 रन पर ओवर मिलेगा, लास्ट में जाके 20-20 आवर। तो 20-20 आवर तो नहीं पॉसिबल है, एटलीस्ट 14 आवर तक पॉसिबल हो जाता है। 14 आवर तक पॉसिबल इसलिए है, मैंने खुद भी करा हुआ है, 1-1, 2-2 महीने, जब एग्जाम बहुत पास हो, प्रीलिम्स, मेंस। ऐसा नहीं कि मैं कर ही पाऊंगा साल भर तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। बहुत सारे टॉपर्स, बाकी 8 घंटा 10 घंटा जब आप फाउंडेशन की क्लासेस कर रहे हो, 10 आवर्स इज मतलब डबल डिजिट टच करना इज मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन देने वाली बात हो जाती है। खैर हम लोग तो अभी क्रैश कोर्स में हैं, 2 महीने आपके पास हैं, तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि टोटल कितना आपको अपनी स्टडीज़ को देना चाहिए, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि 11 से 12 घंटा तो ज़रूर दो, है ना। 12 घंटे के बियॉन्ड जाने के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि फिर वो आपके फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी, आप कितना काम करके आए हो बचपन से अभी तक, उस पर भी डिपेंड कर जाता है। आपने आज तक कभी 8 घंटा से ज़्यादा अपने आप को पुश ही नहीं किया तो 12 घंटे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, है ना। बट 10 घंटे तो कर ही लोगे, 11 घंटे फिर कर लोगे, ऐसे करके 11 आवर्स तक तो लेके जाओ। 11 आवर्स तो मैंने पढ़ाई किया है 1 साल, पहले साल जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था। तो आई एम नॉट वेरी मच हार्ड वर्किंग, और इवन आई डू नॉट फ्लॉन्ट माई हार्ड वर्क कि नहीं मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ही लगता है तभी करता हूँ। जो काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा वो नहीं हो पाएगा, मतलब हमेशा तो नहीं हो पाएगा। पढ़ाने में इंटरेस्ट रहता है तो पढ़वाते जाओ, अब गला ही बैठ जाएगा तो क्या करेंगे, वो अलग बात है। बट जितने टाइम तक सही लग रहा है तब तो चलते जाता है, 3 क्लास लेनी हो, 4 क्लास लेनी हो, जो भी काम करना हो। देखो तो डेडिकेशन में क्या आता है, डेडिकेशन में वन सेल्फ कंप्लीटली अप्लाइंग वन अटेंशन टाइम टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। आपके दिमाग में वही चल ही रहा है और कुछ चल ही नहीं रहा, तभी तो डेडिकेटेड हो। आपके दिमाग में सिर्फ एपीएससी ही चल रहा है, मेंस 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 मेंस, तभी डेडिकेशन है। पर्पस, टास्क, सर्विस, सब कुछ यहाँ पे आपका लगा हुआ है। पब्लिक सर्विस मस्ट बी मोर देन डूइंग अ जॉब एफिशिएंटली और ऑनेस्टली। एफिशिएंटली और ऑनेस्टली जितना आप काम करते हो उससे ज्यादा पब्लिक सर्विस डिमांड करता है आपसे। वो देखो ना, श्रीकांत डोंट बी अ मिनिमम गाय। पब्लिक सर्विस आपको मिनिमम गाय बनने को नहीं बोलता है। बीइंग अ मिनिमम गाय यू शुड नॉट बी अ पब्लिक सर्वेंट। अरे बात समझ में, let somebody else take that position. It must be a complete dedication to the people and to the nation. Margaret Chase Smith. Complete dedication. Dedication क्या इंश्योर करता है कि आप क्रिएटिव सॉल्यूशन फाइंड कर लोगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का अंडर वेरियस सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, है ना। अब ये डेडिकेशन के फायदे हो जाएंगे। डेडिकेशन से आप रोल मॉडल आ जाएगा,
डेडिकेटेड रहोगे तो आपका इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगा, पॉलिटिकल प्रेशर को रेसिस्ट कर पाओगे, है ना। कोई देखेगा कि अरे यार ये तो घंटों घंटों काम करता है 14 आवर्स, तो हिम्मत नहीं होगी बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर डालने की आपके ऊपर। समझ में आ रही बात? तो ये डेडिकेशन का फायदा होगा कि नहीं? आप किसी भी प्रॉब्लम को इन एंड आउट समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। आपके पास सॉल्यूशन क्विक होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये सब फायदा है किसका? डेडिकेशन का। बीइंग इन द गेम 100%, है ना। अब डेडिकेशन का एग्जांपल कि अब जो जॉब आपसे डिमांड करता है, अब बीइंग अ विकेट कीपर क्या डिमांड करता है कि बॉल ऐसे आ रहा है तो ऐसे रोक लो, बट वैसे थोड़ी बोला जाता कि माही भाई विकेट के पीछे से गेम बदल देते हैं, नहीं ना। ही इज एक्टिव कि उसने एक बॉल ऐसे आगे बढ़ के खेला, अब अगला बॉल ऐसे खेल सकता है। समझ में आ रही बात? वो थक गया है, एक्टिव 100%, पूरा दिमाग उसी में जा रहा है, पूरा 100% कंसंट्रेटेड, है ना। तो ये फायदा रहता है डेडिकेशन का। डेडिकेशन का अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है सत्येंद्र दुबे। श्री सत्येंद्र दुबे एक ऑफिसर हुआ करते थे बिहार में, झारखंड में, बिहार झारखंड जब एक ही हुआ करता था उस एरिया में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर काम हो रहा था, हाईवेज बन रहे थे, हाईवेज बन रहे थे, उनके अंदर उन्होंने एक्सपोज किया कि क्या क्या करप्शन हो रहा है, फिर उनको मार दिया गया। ठीक है, तब भी वो डेडिकेटेड थे, उनको लगा उनके ऊपर थ्रेट है, देन ऑल्सो ही वाज डेडिकेटेड, है ना। तो इनका नाम दे सकते हो सीधे, इनका नाम, अब इनका नाम बहुत कॉमन हो गया। दिस इज वन एग्जाम्पल, दिस इज वन वेरी फेमस एंड वेरी कॉमन एग्जाम्पल, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग दिस एग्जाम्पल ओनली। तो एटलीस्ट यू शुड यूज दिस एग्जाम्पल इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स, but we'll have some fresh and new examples to write. समझ रहे हो? S.R. Sankaran, former IR officer, है ना, popularly known as an ideal people officer. He played a crucial role in creating pro-poor policies वगैरह बनाने में help करा, है ना। Unmarried रहे so that he could serve the society and also contributed to the education of 500 poor students. He died due to illness in 2010. तो ये वाली बात हो गई। S.R. संकरन के बारे में आप लिख सकते हो। अब एग्जाम्पल लिखते समय ऐसा नहीं है कि ये पूरा ही लिख दोगे। मैं ऐसा देख रहा हूं आप लोग के आंसर्स में एग्जाम्पल लिख रहे हो, पूरा ही लिख दे रहे हो कि सत्येंद्र नाथ दुबे इंजीनियर, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस इज वर्किंग इन कोडरमा। इतना नहीं लिखना है, एक लाइन, है ना। उसको समराइज करके कितना डालना है? एक लाइन में, मैक्सिमम 2 लाइन्स, 1 सेंटेंस। ये तो करना है, नहीं कर पाओगे तो मैं करके बताऊंगा तुमको जब आंसर्स लिखवाएंगे। ठीक है, यही काम डॉक्टर जोनास सॉल्क, उन्होंने पोलियो वैक्सीन बनाई और बोला देखो जो लोग वैक्सीन बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, पेटेंट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कि मैंने बहुत रिसर्च किया है जी, मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए, बहुत खर्चा किया है, अब कमाने का टाइम आया। तो पेटेंट की ओनली आई कैन मेक द वैक्सीन, नाउ आई विल चार्ज द वैक्सीन्स ऑन वेरी हैवी प्राइस। समझ रहे हो, है ना। बट अगर चार्ज नहीं करे बहुत हैवी प्राइस पे तो फिर वो कौन सी बात हो जाएगी? इनके वाली बात हो जाएगी। आ रही बात समझ पे? उन्होंने बोला कि नहीं, पेटेंट किसके लिए है? जनता के लिए। पोलियो वैक्सीन, पोलियो बहुत जानलेवा बीमारी थी, है ना। जानलेवा क्या मतलब? एक पैर पे खड़े हो, चल रहे हो, हाथ गया, पैर गया तो खत्म ही है, आधी दुनिया खत्म लगती है, फिर डिसेबिलिटी जिंदगी भर रहती है। एस्ट्राजेनेका ने भी बोला कि वो कोविड वैक्सीन से कुछ कमाएगा नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं आपका एक तरह से डेडिकेशन दिखाती हैं लोगों के लिए। इंडियन विलेज टीचर रजनीत सिंह डिसाले, ये महाराष्ट्र के सोलापुर के टीचर हैं, इनको यूनेस्को ने प्राइज दिया 2020 में। ठीक है, तो यंग गर्ल्स को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, है ना। इंडियन विलेज टीचर रजनीत डिसाले हैज ट्रांसफॉर्म द लाइफ चांसेस ऑफ यंग गर्ल। उनको नए नए एवेन्यूज दिलाए यंग गर्ल्स को एजुकेशन के लिए, और फिर उनका जो ड्रॉप रेट्स था वो काफ़ी कम कराया स्कूल्स वगैरह में। तो इससे यूनेस्को ने उनको रिकॉग्नाइज किया। उनका काम क्या था? 10 बजे जाओ, 4 बजे चले आओ स्कूल से, यही था ना। बट वो डेडिकेशन कहाँ था? नहीं आता। आर्मस्ट्रांग पेम का भी एग्जाम्पल डाल सकते हो। उनका थोड़ी था काम कि भाई रोड बनवा दो, पैसा आएगा तो बनवाते,
पब्लिक पब्लिक घूम के थोड़ी मांगना था। समझ में आ रही बात? ये भी डेडिकेशन का एग्जाम्पल है। अब बात आती है एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। सिविल सर्वेंट को क्या होना चाहिए? अब देखो नोलन कमिटी ने जो लिखा है सीओ लोहा, उसमें ये टर्म मिसिंग है कि नहीं है? बताओ। नोलन कमिटी ने क्या लिखा है? एस फॉर, बोलो, सेल्फलेसनेस, आई फॉर इंटीग्रिटी, ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी, एल फॉर, ओ फॉर ओपननेस, एच फॉर ऑनेस्टी, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी। इसमें कंपैशन नहीं है, इसमें एम्पैथी नहीं है, बट इंडियन सिविल सर्विसेज प्रमोट करती है कि इंडियन सिविल सर्वेंट के पास कंपैशन, एम्पैथी, टॉलरेंस, ये सब वर्च्यूज होने चाहिए। आ रही बात समझ में? तो क्या है ये सारे टर्म, इनको समझते हैं। पहले मुझे यहां तक बताओ यार, इसके पहले तक कुछ डाउट है तो बताओ। देखो एक एग्जाम्पल कॉमन था सत्येंद्र दुबे का, बाकी दो एग्जाम्पल जो कॉमन नहीं थे, है ना, तो कॉमन नहीं है, उनको समराइज करके आप एग्जाम में लिख सकते हो। आ रही बात समझ में? और एग्जाम्पल जितना डालोगे उतना अच्छा है। कुछ डाउट हो तो बोलो। डू यू हैव एनी डाउट? बताओ। अब हम लोग बाकी टर्म की तरफ चलते हैं, है ना, जिसमें हम समझेंगे एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, और भी समझेंगे अपैथी। बहुत सारे टर्म आपको पता होंगे, अपैथी, एंटीपैथी, सिंपैथी, समझते हो सारे वर्ड? नाम सुना है? तो देखो सारे एक जैसे वर्ड हैं, एक जैसे लगने वाले वर्ड हैं। तो वर्ड्स हम लोग जो देखने वाले हैं, एंटीपैथी, एपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, है ना। और क्या लिखने वाले हम लोग? कंपैशन। लास्ट वर्ड जो लिखने वाले हैं क्या लिखने वाले हैं? कंपैशन। सर व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल शुड बी अवॉइडेड? वैसे एग्जाम्पल जिनको कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग बुरा कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो वैसे एग्जाम्पल अवॉइड करो, है ना, जहाँ एम्बिग्विटी है, जहाँ कंट्रोवर्सी है। अब देखो इन सब का वर्ड का क्या मतलब है। व्हाट इज एंटीपैथी? एंटीपैथी का मतलब होता है
निगेटिव इमोशन, निगेटिव एडवर्स इमोशन टुवर्ड्स टारगेट ग्रुप, टुवर्ड्स एनी ग्रुप या ऑब्जेक्ट या कुछ भी, टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट इवेंट ग्रुप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीपैथी। टुवर्ड्स एनी टारगेट ग्रुप, टुवर्ड्स एनी टारगेट ग्रुप, है ना। एंटीपैथी इज रेड। एंटीपैथी के बाद अपैथी है, अपैथी, एब्सेंस ऑफ इमोशन, एब्सेंस ऑफ इमोशन को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनडिफरेंस। टुवर्ड्स टुवर्ड्स एनी टारगेट ग्रुप। सही है, कोई दिक्कत? तीसरा आता है सिंपैथी। सिंपैथी को थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा येलो कर लेते हैं, है ना। सिंपैथी का मतलब क्या होता है ना? पॉजिटिव इमोशन है, माइल्ड पॉजिटिव इमोशंस, माइल्ड पॉजिटिव इमोशंस टुवर्ड्स टारगेट ग्रुप्स, है ना। बट इसमें भी है लुकिंग डाउन, सेंस ऑफ पिटी, ओह बेचारा, सेंस ऑफ क्या आता है? पिटी। अब ये सब मेरे फेवरेट वर्ड्स हैं। देखो, समझने का तरीका बड़ा आसान है। अब जैसे कि मान लो तुम जा रहे हो और रास्ते में एक कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ है, वो चिल्ला रहा है ना, एक पैर पे चोट लग गया उसके, या किसी भी एनिमल का एक्सीडेंट हो गया है, और तुम जाते जाते बोल रहे तो कैसा इमोशन तुमने डिस्प्ले किया? नेगेटिव। उसको क्या बोलेंगे? एंटीपैथी। समझ में आ रही बात? तो कुत्ते का एक्सीडेंट हो, आप गए, आप चले गए, आपको फर्क नहीं पड़ा उससे, आपने देखा उसको जरूर, ऐसा नहीं कि आपने नहीं देखा, पर देखने से आपके अंदर कुछ मूव नहीं हुआ, यू रिमेन इनडिफरेंट, कि देखा तब भी वैसे ही, नहीं देखते तो भी वैसे ही। आ रही बात समझ में? एक जगह से आप रोज आते हो, कचरा फेंका हुआ है, बट आपको फर्क नहीं पड़ता, फेंका हुआ तो है, मेरा क्या। इसको क्या बोलोगे? अपैथी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होम्योपैथी नहीं बेटा, ब्यूरोक्रेटिक अपैथी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बताते हैं हम लोग गवर्नेंस में, गुड गवर्नेंस में, कि ब्यूरोक्रेटिक इज लाइक जैसे चल रहा है चलने दो, हमें क्या। समझ में आ रही बात? अपैथी। अब कुत्ता या कोई भी जानवर जिसको चोट लगा है, आप गए, देखे बेचारा, थोड़ा सा आपने पिटी दिखाया, उस पर अफसोस जताया, फिर कुछ खास नहीं किया, बहुत थोड़ा कर दिया कि चलो क्या ही करें कुत्ते के लिए, है ना, थोड़ा पानी पिला दिया या कुछ, चलो ठीक है बेचारा, कुछ कर दो इसके लिए, है ना। तो उसको क्या बोलोगे? सिंपैथी बोलोगे। सिंपैथी में एक है कि मतलब जितना उसको जरूरत है आपने उतना नहीं किया उसके लिए। समझ में आ रही बात? थोड़ा उसके साथ पिटी दिखाया, थोड़ा सा मतलब उसको उस पर लुक डाउन किया, उसको थोड़ा सा गरीब ऐसा टाइप, उसको क्या बोलेंगे? सिंपैथी। फिर आता है एम्पैथी। एम्पैथी में आप फील करते हो, फील कि उसकी जगह पे
तुम खुद होते तो कैसा फील हो रहा होता। समझ में आ रही बात। एम्पैथी का डेफिनेशन बोलते हैं लुकिंग फ्रॉम द आईज ऑफ अदर्स, लिसनिंग फ्रॉम द ईयर्स ऑफ अदर्स एंड फीलिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ अदर्स। ये क्या है? एम्पैथी है। मतलब तुम उसके शूज में घुस गए, शूज में घुसना समझते हो ना, उसकी जगह पे खुद को रख के सोच रहे हो कि मेरा एक्सीडेंट हुआ होता है, ऐसे गिरा होता तो कितना बुरा लग रहा होता है ना। उसके साथ वो तुम एम्पैथी शेयर कर रहे हो कि अरे यार क्या हो गया इसके साथ। मतलब तुम सोच रहे हो कि तो किसी का भी हो सकता था, मेरा ही हो सकता था, है ना। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये क्या है? एम्पैथी है। अब एम्पैथी जहां होगा वहां तुम उसके लिए कुछ ना कुछ करोगे ही, बट कभी कभी एम्पैथी जहां है वहां आप कुछ करके भी नहीं, चाह के भी नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपके दोस्त का ब्रेकअप हो गया, अब वो परेशान है, रो रहा है। आपका हुआ था 1 साल पहले, तुम्हारा भी कटा था, उसका भी कट गया, अब बैठे हो उसके साथ, वो परेशान है, रो गा रहा है, तुम सुन रहे हो, कोई बात नहीं भाई, बैठे हो बस। क्या हेल्प कर सकते हो? नहीं, कुछ नहीं, बट यू आर शेयरिंग द एम्पैथी विथ हिम। कोई बात नहीं, मैं हूं। इवन यू आर नॉट अटरिंग एनी वर्ड्स, बट यू आर हियर फॉर हिम और हर। समझ में आ रही बात। ये क्या है? एम्पैथी, है ना। आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया, लास्ट ईयर आपका मेंस कट गया, कोई आपका और सीनियर दोस्त आपके साथ बैठा है, बोल रहा है कि यार कोई बात नहीं, मेरा भी कटा था 1 साल पहले। तो इसको क्या बोलते हैं? एम्पैथी बोलते हैं। उसमें तुम कुछ खास कर नहीं पा रहे हो, ठीक बात है, तो एम्पैथी है। तो एम्पैथी हैज अ हायर डिग्री। हायर डिग्री में थोड़ा सा क्या हो गया, ये ग्रीन हो गया, है ना। फिर आता है कंपैशन। कंपैशन थोड़ा सा और हायर लेवल वर्ड, कि मतलब आप में वो एक्टिव डिजायर है। एम्पैथी तो है, आपने फील तो कर लिया वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, बट एट द सेम टाइम यू हैव द एक्टिव डिजायर to alleviate the suffering of the other person, second person, and also you have that distress tolerance capacity. कई बार लोग बोलते हैं ना एक्सीडेंट हुआ मैं नहीं देख पा रहा, you do not have that distress, मुझसे देखा नहीं जा रहा, तो you do not have that capacity of tolerating the distress. तो compassion is a very wider kind of notion. जिसमें एम्पैथी होगा वही कंपैशनेट हो सकता है। तो एम्पैथी है आपके पास एक्टिव डिजायर है उसके सफरिंग को कम करने का, आप उसके डिस्ट्रेस को टॉलरेट करके उसका सफरिंग कम करने जा रहे हो, है ना। आपके अंदर टॉलरेंस भी है उसके लिए। टॉलरेंस के वर्ड का मतलब तो यहाँ पे नहीं आया, है ना। भले ही आपके व्यूज उसके व्यूज अलग अलग हैं, बट आपको ये चीज पता है कि सबके व्यूज मिले जरूरी नहीं है। इस चीज को क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये आपके पास टॉलरेंस है, आपके पास एम्पैथी है, आप डिस्ट्रेस टॉलरेंस कर सकते हो। समझ में आ रही बात। आप एक्टिव डिजायर है आपके अंदर कि उसके अंदर जो भी सफरिंग है उसको कम कर पाओ, ठीक कर पाओ, जितना जरूरत है उतना कर पाओ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कंपैशन। तो सिविल सर्वेंट शुड हैव एम्पैथी एंड कंपैशन। अरे बात समझ में। तो उसने जो भी एनिमल वहां पे गिरा, आपने पानी वानी पिलाया, आपने एम्बुलेंस बुलाया, आप ले गए उसको, ले जाके आपने हॉस्पिटल में रखा उसको, फिर आए आप, क्या है? कंपैशन। अच्छा, ब्रेकअप वाले दोस्त को अगर दारू पिलाए तो कंपैशन होगा क्या? अब देखो, फिर इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म चीजें आ जाएंगी, है ना। पता चला शॉर्ट टर्म में तुमने उसके पेन को एलिविएट कर दिया, अब लॉन्ग टर्म में वो दारूबाज हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे बात आ जाएगा कि तुम
डिओंटोलॉजिकल बनना चाहते हो कि टीलियोलॉजिकल बनना चाहते हो? सही बात है कि नहीं है ना? इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज कंप्लीटली राइट और कंप्लीटली रॉन्ग। टीलियोलॉजी क्या कहता है? एंड्स देख, एंड रिजल्ट क्या होगा कि वो ठीक लगेगा, कर दे, पिला दे उसको, दारू पिलानी है तो। डिओंटोलॉजिकल बोलता है कि मीन्स पे ध्यान दो, कि बेटा इस राह पे जो तुम चल रहे हो ना वो रास्ता अच्छा नहीं है ना? कि लिकर कंजम्पशन कराना इज इटसेल्फ अ बैड थिंग, तो वो नहीं करो। समझ में आ रही बात? हाँ, यूटिलिटेरियन भी एक चीज होता है, मैं अलग से पढ़ा दूंगा, थोड़ा टीलियोलॉजिकल जैसा ही होता है, आसान है, हलवा है ना? वहाँ बेंथम भाई साहब आते हैं अपने, ठीक है, उस पर क्वेश्चन करा दूंगा या पढ़ा दूंगा अलग से एक टॉपिक, ठीक है? एंटीपैथी में निगेटिव फीलिंग ज्यादा है रादर देन द रेजिस्टेंस वाली बात। बोल सकते हो रेसिस्ट ना, हाँ हाँ हाँ, रेसिस्ट मतलब तो नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स अदर टारगेटेड ग्रुप, है ना? नेगेटिव फीलिंग हो गया तो रेसिस्ट। कंपैशन का मतलब समझ में आया क्या? एम्पैथी में जरूरी नहीं है कि एक्शन ओरिएंटेड हो। अब तुम फील क्या कर रहे हो तुम? अब जैसे किसी के, तुम्हारे रिलेटिव के यहाँ किसी का डेथ हो गया तो क्या कर लोगे वहां पे जाके? मतलब जाओगे, उनके सफरिंग में बैठे हो तुम भी, और क्या कर लोगे? जिंदा तो कर दोगे नहीं, तो वो एम्पैथी ही कर पाओगे वहां पे, है ना? उससे आया तो नहीं हो पाएगा। तो एम्पैथी में एक्शन ओरिएंटेड होना जरूरी नहीं है, कंपैशन में है, ठीक बात है? तो एम्पैथी तो मस्ट होना ही चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? चलो डेफिनेशंस लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। राइट अबाउट एम्पैथी एंड कंपैशन। पहले एम्पैथी का लिख लो। सिंपैथी हमने कंप्लीट किया क्या अभी? सिंपैथी में थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स लिख लो और, है ना? सिंपैथी में लिख दो वर्बल बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर। सिंपैथी में लिख दो वर्बल बिहेवियर। और लिख दो नेक्स्ट सिंपैथी में ही, हाँ सिंपैथी में एक पॉइंट, मतलब मान लो तुमको सिंपैथी एम्पैथी में कंपैरिजन आ जाए तो सिंपैथी में भी आपके पास पॉइंट्स ज्यादा होने चाहिए ना, है ना? सिंपैथी समझ तो गए बट पॉइंट्स से ज्यादा नहीं देखें तो लिख ही नहीं पाओगे, तो गेम तो सारा लिखने का हो जाता है, ठीक है? तो वी शुड बी हैविंग सम पॉइंट्स। अब ये नहीं बोलोगे कि सर एंटीपैथी अपैथी में आ जाए तो उतना डिफरेंस लिखने नहीं आएगा। अपैथी खूब यूज होता है, ब्यूरोक्रेटिक अपैथी, है ना, सोशल अपैथी, ठीक है? कि जैसे कंडीशन चल रहा है सोसाइटी का वैसे ही चल रहा है, तो अपैथी मतलब ऐसा नहीं कि लोग लुक डाउन ओपन कर रहे हैं बट लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, फर्क ही नहीं पड़ना इज अपैथी, ठीक बात है? तो सिंपैथी एम्पैथी का डिफरेंस आने के चांसेस हाई रहते हैं, तो दैट्स व्हाई वी नीड मोर पॉइंट्स इन द सिंपैथी। एक पॉइंट और लिखो, हेल्प ऑफर्ड, help offered is not as per the requirement, help offered is not as per the requirement, help offered is not as per the requirement of the targeted person, of the target person, but as per one's judgment towards the target person। अब इसका बेस्ट एग्जांपल बेगर के केस में होता है कि नहीं? बेगर आके तुम्हारे पास बोलता है खाना खिला दो, तुम 2 रुपये पकड़ा देते हो, पकड़ाते हो कि नहीं? पकड़ाते हो, है ना? तो
एग्जाम्पल लिख सकते हो, है ना। गिविंग अ पेनी टू अ बेगर, गिविंग अ पेनी टू अ बेगर, a penny to a beggar who is asking for food. गिविंग अ पेनी, पेनी मतलब क्या हुआ, 1 रुपया, मतलब कम दे रहे हो तुम, कम पैसा दे रहे हो उसको, है ना। ये एग्जाम्पल भी हो गया। अच्छा, और इसमें एक लाइन और लिख सकते हो नीचे पॉइंट्स में ही, सिंपैथी इज समवॉट सेल्फ सेंट्रिक, सिंपैथी इज समवॉट सेल्फ सेंट्रिक। तुम बेगर को 1 रुपया देख के सोचते हो कि भगवान तुम्हारा भला करेगा, नहीं, समवॉट सेल्फ सेंट्रिक। सिंपैथी इज समवॉट सेल्फ सेंट्रिक। अब बात करते हैं एम्पैथी की। एम्पैथी में क्या होगा बताओ, एम्पैथी का डेफिनेशन लिख लेते हैं। एम्पैथी इज looking from the eyes of others, looking from the eyes of other, comma, listening from the ears of others, है ना, and feeling from the heart of others, and feeling from the heart of others। ठीक है, समझ गए। एम्पैथी में इतना डेफिनेशन काफ़ी होगा, बट हम कुछ और पॉइंट्स एम्पैथी में लिखेंगे। ठीक, अगला पॉइंट, अब पॉइंट वाइज चीजें लिखते हैं। एम्पैथी इज द एबिलिटी टू comprehend feeling of others and re-experience it in oneself, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब एम्पैथी डिस्प्ले कैसे करते हो, सामने वाले को फुल अटेंशन देते हो कि अरे उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं क्या हुआ है, तो एम्पैथी डिस्प्ले करते हो कि नहीं नहीं सुन लो, बोल लो, उनकी बातें समझना। तो ऐसे क्या करते हो आप, एम्पैथी को डिस्प्ले करते हो, है ना। तो लिखो, एम्पैथी इज डिस्प्लेड एक छोटा सा सब हेडिंग करके, एम्पैथी इज डिस्प्लेड इन द बिहेवियर, empathy is displayed in the behavior by first point giving full attention to someone, second point, acknowledging other perspective, next point, acknowledging others perspective, next point, detecting and interpreting detecting and interpreting non-verbal gestures, detecting and interpreting non-verbal gesture, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा,
अब हम हेडिंग लगाएंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता है, सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पैथी इन गवर्नेंस। अब ये तो बेसिक चीजें हो गई जो एम्पैथी तुम अपने रियल लाइफ में डिस्प्ले कर सकते हो, गवर्नेंस में कैसे यूज करोगे एज ए सिविल सर्वेंट, समझ में आ रही बात? या किसी हाई पोजीशन में तुम हो तो कैसे एम्पैथी का यूज करोगे, एम्पैथी इन द गवर्नेंस। है ना, फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स फंक्शनरीज जो फंक्शन कर रहा है, इट हेल्प्स फंक्शनरीज टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इट हेल्प्स फंक्शनरीज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स, है ना, एंड मेक मोर अफेक्टिव जजमेंट, एंड मेक मोर अफेक्टिव जजमेंट, इसी में फर्स्ट पॉइंट में ही, रीड बिटवीन द लाइन्स एंड मेक मोर अफेक्टिव जजमेंट्स। अब जैसे मान लो तुम ऑफिसर हो, तुम्हारे पास कुछ लोग आए परेशान से, कुछ बातें बोल रहे हैं, कुछ बातें नहीं बोल पा रहे हैं, तो नहीं बोल पा रहे हैं वो भी तुम समझ रहे हो, वो रीड बिटवीन द लाइन्स है ना, कि उनकी बात समझ ले रहे हो कि यार ये परेशानी से ऐसे आ रहे हैं, मतलब ठीक है तुम समझ गए, फिर उसके हिसाब से तुमने ज़्यादा इफेक्टिव जजमेंट ले लिया। समझे बात को? अपने आप को ऑफिसर सोचा, 4 लोग दौड़ के आए तुम्हारे पास कि वहाँ वहाँ बहुत परेशानी हो गई है ना, क्या परेशानी हुआ है तुम समझ पा रहे हो, एक्स्ट्रापोलेट कर पा रहे हो, तो वही है रीड बिटवीन द लाइन्स। आधी बातें उन्होंने बोली, आधी उनसे बोली नहीं जा रही, बट तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्रिएट मोर फेवरेबल वर्क एनवायरनमेंट, create more favorable work environment which maximizes organizational performance and productivity, which maximizes organizational performance and productivity। ठीक है, सही है ना? अब कैसे, तुम एम्पैथी हो, सब किसी के बारे में जान जाते हो, है ना, कोई बोल रहा है हमें शादी में जाना है, तुम सोच ले रहे हो कि चलो शादी में जाने देते हैं यार, ठीक है, थोड़ा आएगा ज़्यादा खुश होकर काम करेगा, तो आएगा तो वो सही में ज़्यादा खुश होकर काम करेगा कि सर ने मेरे ज़रूरत के टाइम पे मुझे भेज दिया। ठीक बात है कि नहीं है? किसी का एग्ज़ाम है, तुम है ना, मान लो ग्रेड 3 ऑफिसर है, तुम्हारे अंडर काम कर रहा है, यू आर ऑलरेडी एन एसीएस ऑफिसर, वो एपीएससी का एग्जाम दे रहा है, मेंस दे रहा है, उसने 1 महीने का छुट्टी मांगा तुमसे, तुमने दे दिया कि हाँ जा कोई बात नहीं लेके आ, ठीक है, तो 1 महीने की छुट्टी वो लेके आया, फिर वापस से वो आके ज़्यादा मेहनत करेगा, है ना, तुमने 10 काम दे दिए कि देख तेरे भरोसे रखा हुआ था, तुम कर दो आप, ठीक है, कि सर ने जरूरत के टाइम पे मुझे क्या दे दिया, छुट्टी दे दिया। आई बात समझ में? तो ये एम्पैथी से ही हो पाएगा ना। कैसे हो पाएगा? एम्पैथी से। थर्ड पॉइंट लिखो, it enables functionaries to respect individual differences. It enables functionaries to respect individual differences. And thus optimize human potential. है ना? अब तुम्हारा स्ट्रेंथ वीकनेस में समझ गया, तुम्हारा समझ गया, डिफरेंसेस समझ गया, तुम दोनों मेरे साथ काम कर रहे हो,
तो तुम दोनों के स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से मैं लगा दूंगा, तो परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज होगा कि नहीं? फिर उस हिसाब से तुम लेट तक सो के उठते हो, तुम जल्दी उठते हो पर जल्दी सोते हो, तो उस हिसाब से मैं शिफ्ट कर दूंगा दोनों का। आई बात समझ में कि नहीं आई? है ना? तुमसे वीकडे में कितना भी काम करा लो तुम कर दोगे, वीकेंड पे तुम टच भी नहीं करोगे, तुम रोज 8 घंटे ही करोगे, भले ही वीकेंड पे भी करा लो। तो ये सब मुझे पता रहेगा, एज ए एम्पैथेटिक पर्सन मैं तुम्हारे शूज में घुस के देखूंगा तो ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। समझ गए? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, है ना? empathic leader make organizational communication effective, and therefore are able to reduce job stress and work conflicts, ठीक बात है। अब एम्पैथी अगर है मेरे पास तो तुम लोग कम्युनिकेट ज़्यादा करोगे, बेटर तरीके से करोगे, है ना? बेटर तरीके से करोगे तो क्या होगा, मैं कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करा पाऊंगा। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ही तो प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन होगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। यू आर एबल टू स्पीक वॉट एवर यू वांट टू मी, ठीक बात है। तो एम्पैथी का मतलब समझ गए? ये सारे पॉइंट आएंगे तो लिख लोगे, ठीक है? फील कर पा रहे हो ये सारे पॉइंट्स को? नहीं फील कर पाओगे तो रटना पड़ेगा, और रटना इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। एक होता है रिवाइज, 2-3 बार तुम रिवाइज कर सकते हो, है ना? रिवाइज करोगे लेकिन वो तुम समझ चुके हो तो रिवीजन के बाद तुम लिख सकते हो खुद से। एक आध कीवर्ड भी याद रह गया ना तो तुम एग्जाम में उससे अपना सेंटेंस बना सकते हो। अब इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, डेफिनेशन में ही एग्जैक्टनेस चाहिए, पॉइंट्स में तो तुम कीवर्ड चाहिए, अपना सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो। कुछ समझ में आ रही बात? कितना रटना है और कितना नहीं रटना, ठीक है? कोई दिक्कत? पक्का? अब लास्ट टर्म कौन सा है? कंपैशन। पहले यहां तो कुछ डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि एम्पैथी के बारे में, कंपैशन के बारे में एटलीस्ट देयर इज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू एम्पैथी और कंपैशन एवरी ईयर। एंटीपैथी तो मतलब निगेटिव हो गया ना, कुत्ते को देख के बोलो ऐसा बुरा लग रहा है तुमको, एक हट गरीब ऐसा लग रहा है तुमको, तो वो क्या है? एंटीपैथी। एंटीपैथी का बस मतलब पता होना चाहिए। हो सकता है एंटीपैथी पर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, डेफिनेशन ही आ जाए। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन दे देगा उसमें 4 डेफिनेशन दे देगा कि चारों का डेफिनेशन लिख दो बस और एक एक एग्जांपल लिख दो, आया था ना? तो बस यही तो होता है। तो जो जहां बस डेफिनेशंस बता रहे हैं और एग्जांपल भी मैं बता ही दे रहा हूं, किसी न किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ याद रह जाएगा, लिख ही लोगे। सही बात है कि नहीं है? कुछ डाउट है तो बताओ। इंक्लूसिवनेस बिल्कुल होगा, लिख सकते हो। एक और पॉइंट, यही तो बात है, मैंने कुछ पॉइंट्स तुमको दे दिए, बाकी तुम्हारे पास, तुम इनेबल्ड हो, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है? जो तुमको उससे फील आ रहा है, समझ में आ रहा है कि एम्पैथी से और क्या हो सकता है ना? और वो सारी चीजें लिख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फील्ड पूरा ओपन है, जिधर से बैटिंग करना है करो। नहीं? अब लास्ट क्या लिखें? कंपैशन लिखें। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ डाउट हो तो बताओ। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कंपैशन थोड़ा लिख लेते हैं, लिख लो। कंपैशन लिखो। कंपैशन इंक्लूड्स एम्पैथी,
empathy, comma, non-judgmental acceptance, comma, distress tolerance, distress, DISTRESS, distress tolerance, and an active desire, distress tolerance and an active desire to alleviate the suffering of the target group, to alleviate the suffering of the target group. ठीक है, ये सब कुछ मिलता है तो क्या बनेगा? कंपैशन बनेगा, एम्पैथी होगा ही। ठीक है, दूसरे से तुम नॉन जजमेंटल अप्रोच, किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो ये नहीं सोच रहे हो ड्रिंक करके चला रहा होगा तो हुआ है, जज नहीं कर रहे हो तुम उसको, है ना। हाई स्पीड में चला रहा है तो हुआ है, हेलमेट नहीं लगाया तो हुआ, यू आर नॉट जजिंग हिम और हर एंड यू आर टॉलरेटिंग देयर डिस्ट्रेस, परेशानी में खून बह रहा है बट यू आर टॉलरेटिंग दैट and you have the active desire to improve or remove that suffering, then you are compassionate. आ रही बात समझ में? ठीक है, this is what compassion is. कुछ समझे? नहीं समझ गए? आगे लिखो। It is selfless. It is selfless. It is selfless behavior where help offered is as per the need of the target group. As per the need of the target group. तो अब मुझे ये बताओ, कंपैशन के बारे में थोड़ा सा और हम लिखेंगे, बट एंटीपैथी, अपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, सारी चीजें समझ गए हो? सारे वर्ड्स का मतलब क्लियर है? पूछा क्या जाएगा? सिंपैथी, एम्पैथी में जो बता रहा हूं वही आएगा, डिट्टो लिख के रख लो, मतलब वैसे ही आएगा, मतलब कहने भावनाओं में समझो। सिंपैथी एम्पैथी का डिफरेंस, ठीक है, एक चीज, एम्पैथी का रोल इन गवर्नेंस, कंपैशन का रोल इन गवर्नेंस या कंपैशन इन जनरल, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, जैसा क्वेश्चन बनेगा। समझ गए बात? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अब एक कंपैशन में और भी चीजें लिखेंगे, पहले टॉलरेंस समझ लेते हैं। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस जैसे कि 2014-15 का टाइम में भी रहा होगा, और यूपी में एक सिटी था, है, जो यूपी दिल्ली गाजियाबाद के पास आता है, जिसको बोलते हैं दादरी। दादरी यूपी में मतलब दिल्ली के पास ही आता है, एनसीआर रीजन में आता है। वहाँ पे एक पर्सन रहता था जिसका नाम था अखलाक, है ना, और अखलाक को कुछ लोगों ने मार दिया ऑन अ सस्पिशन दैट he might be carrying the beef in his fridge, refrigerator. So beef eating is not permissible in Hindu religion, Hindu culture, but it is permissible in Christian culture or Muslim culture. समझ में आ रही बात? There is
prohibition in one culture and acceptance in the other culture. एक पर्सन में भी दूसरे पर्सन के कल्चर को पसंद नहीं करते हैं, नॉट लाइकिंग द वे ऑफ लाइफ और कल्चर और एनीथिंग अबाउट द सेकेंड पर्सन, ठीक है, बट यू आर टॉलरेटिंग इट. यू कैन डू समथिंग अगेंस्ट इट बट यू आर नॉट डूइंग इट because you believe in the toleration, value of toleration, because you believe in it, you believe that you have to tolerate such kind of things, you believe that somebody else opinion can be different from your opinion. अहिंसा, तो वो चीज क्या है? टॉलरेशन. टॉलरेशन मतलब यू नो, है ना, कि somebody else opinion, views, way of life is different from other, different from yours, and you can also take some action. It's not like you cannot take some action, but then also you are not taking because you believe in the virtue of toleration. तो उस इवेंट के बाद शाहरुख खान और बड़े बड़े जो लोग थे उनका वो आया था कि इंडिया जो है बहुत इनटॉलरेंट हो गया है, याद आया? तो आई वांटेड टू कोरिलेट द पर्टिकुलर इवेंट विद द statements of the celebrities, that's why I have chosen the particular instance. आ रही बात समझ? You may not like the culture of other, और कई बार आपको मेरा कल्चर नहीं पसंद है ना, और मुझे तुम्हारा कल्चर नहीं पसंद, बट वी आर नॉट फाइटिंग बिकॉज मुझे पता है कि मैं तुमको मारूंगा, तुम भी मुझे मारोगे. दैट इज नॉट टॉलरेशन, है ना, कि तुम बस अवॉइड करना चाह रहे हो कॉन्फ्लिक्ट, इसी वजह से नहीं मार रहे हो. दैट इज मॉडस विवेंडी, बस एक दूसरे के साथ मेंटेन किए हुए हो रहना, उसको क्या बोलते हैं? मॉडस विवेंडी. आ रही बात समझ में? टॉलरेशन इज बिलीविंग इन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन, है ना. यू मे नॉट बी लाइकिंग द वन पर्सन और वन पर्सन अप्रोच, but then also you can do something about it, but you are not doing it because you have that virtue inside you. टॉलरेशन समझ गए? लिख पाओगे कभी भी? ठीक है. तो कंपैशनेट होने के लिए टॉलरेंट होना भी जरूरी है कि नहीं? टॉलरेशन का डेफिनेशन लिख लो. If the values, beliefs, and culture of one is different from culture of one, खाली one लिखने से हो जाएगा. culture of one is different from another, and there is no liking of others culture, but then also है ना, other person is not punishing, disturbing, the first person. Then it is called toleration. थोड़ा लंबा डेफिनेशन हो गया, रुको इसको छोटा करते हैं. Then it is called toleration. टॉलरेशन आई थिंक यहाँ होगा, मेन नोट्स में ही होगा, है ना. टॉलरेशन यहाँ डायरेक्टली नोट्स में ही है.
टॉलरेशन अलाउ अस टू मेक अ फेयर ऑब्जेक्टिव परमिसिव एटीट्यूड, ये वाला कीवर्ड याद रख लो, कौन सा एटीट्यूड, परमिसिव, है ना। टॉलरेशन ऐसे दूसरा डेफिनेशन लिख लो, टॉलरेशन इज द परमिसिव एटीट्यूड, दूसरा डेफिनेशन लिख दो, टॉलरेशन इज द परमिसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स those whose opinions, practices is different from one, हाँ वन, ठीक है, फुल स्टॉप। सो ठीक है, कंपैशन में भी थोड़ा और लिखे हम लोग, है ना। ये टॉपिक भी हम लोगों ने आज देख लिया। इंटीग्रिटी में कुछ लिख पाया नहीं, एक डेफिनेशन बस था, बाकी चीज़ें यहाँ पे 11 पॉइंट थे, आप समझ सकते हो। सेल्फलेसनेस नहीं, ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी का पूरा आपका माइंड मैप है, उससे बाहर कुछ चीज़ है नहीं, है ना। एम्पैथी मैंने अच्छे से लिखवा दिया, ठीक बात है, और कंपैशन वगैरह समझा दिया। आगे की चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आगे क्या है, अगला टॉपिक क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, समझ में आ गई बात। इमोशनल इंटेलिजेंस खत्म होगा आज 4 लेक्चर हो गया ना, 5 लेक्चर में इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाएगा खत्म। चलो जो लोग मुझे ऐसे एथिक्स के आंसर्स भेज रहे हैं, कॉन्शियस मतलब तो ये हो गया कि तुम कितना अंदर से जगे हुए हो, कॉन्शियसनेस नहीं, कॉन्साइंस बोलना चाह रहे होगे तुम, कॉन्साइंस का मतलब समझा देंगे, उसको आगे आएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ पूछोगे, आंसर ना, ठीक है एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट हो तो बताओ, हम लोग मिलते हैं फिर मंडे को ना।